हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि मैंने तुमको कहा था कि अपने यूट्यूब पे लेके आएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का क्रैश कोर्स, है ना। 11th 12th का पार्ट मैंने बहुत पहले करवा दिया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता उसके क्रैश कोर्स की बहुत ज्यादा नीड किसी को होती भी है। नीड होती भी है तो अपने करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो क्रैश कोर्स ना मान के थोड़ा लंबा ही है, वो लगभग आई थिंक 30 लेक्चर्स होंगे उसकी थ्योरी के, ठीक है। और उससे छोटा क्रैश कोर्स चाहिए तो ये आईआईटी जेई वगैरह की, नीट वगैरह की कोचिंग जो होती है, इन्होंने वन शॉट वगैरह डाल रखे होंगे, है ना। पूरे सिलेबस का लाइक 3-4 घंटे 5-6 घंटे में हो जाएगा। तो आप वो देख सकते हो। अपने स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी वाले पोर्शन से, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मैं उसी पे काम करने में लगा हूँ, है ना। पिछला जो कह सकते हो तुम 3 से 4 दिन मैंने इसी में लगाए हैं। जब मैंने वीडियो डाली थी कि हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी अपना यही काम चल रहा था, ठीक है। क्रैश कोर्स वाला ही काम चल रहा था। तब से मैं वही काम करने में लगा हूँ, है ना। और इसके अंदर मैंने ये ट्राई की है कि चीजों को कम टाइम में कंपाइल करके तुम्हें दिया जाए। जो पीडीएफ यहाँ होगी, ठीक है, वो तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अपने लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जो अपना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां आपको जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, मतलब जैसे आप लेक्चर देखोगे ना, उससे पहले पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्रिंट निकाल करके अपना रख सकते हो, उससे भी ऐसे टिक मार मार के सामने नोट्स रख के ये वाले पढ़ सकते हो। और ये सीरीज जो है रिवीजन सीरीज या क्रैश कोर्स, उसी के लिए फायदेमंद है जिसने या तो एक बार कभी ना कभी बीएससी वाला पढ़ रखा है पूरा, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए, ठीक है। या फिर जिसने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और वो खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहा, जॉब में है, ऐसा कुछ है, तो ये आपका रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट लेक्चर्स नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, ये ध्यान रखना। अगर कंप्लीट लेक्चर्स किसी को चाहिए तो अपने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे करवाई थी फ्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फ्री करवाई थी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो किसी को कंप्लीट देखना हो, वो आई थिंक 30 आवर्स के लगभग होगा कंटेंट, ठीक है ना। वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अपने पास आपके व्हाट्सएप नंबर होंगे मेरे, ठीक है। उस पे जो है आप अपनी क्वेरी डाल देना, आपकी जो भी इशू होगा हम आपका इशू रिजोल्व करेंगे, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले वगैरह सब सही है क्या अपनी। ओके है डिस्प्ले। लैपटॉप में भी 1 सेकंड चेक कर लिया जाए तो बेटर रहेगा, है ना। एक बार स्टार्ट होने के बाद अपने को कोई इशू नहीं आई, बस ठीक ठीक है। तो देखो, अपने बात करते हैं पहले कि अपने बीएससी और एमएससी है ना, दोनों चीजें अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अपने बीएससी वाला पोर्शन, ठीक है, और एमएससी वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अलग अलग क्यों पढ़ाता हूँ, इसको अलग अलग पढ़ाने का रीजन ये है, बीएससी के अंदर से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमएससी से पहले 10 क्वेश्चन आते थे, हमारे टाइम 25 आए थे, ठीक है, 25 या 30 कह दो, 2022 वाली वैकेंसी में। उसके बाद जो रिसेंट हुई है उसमें अपने पास 33 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। फिर भी बीएससी वाला पोर्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी वाले जब चीजें आप पढ़ते हो तो वहां कुछ कुछ चीजें आप ऐसे भी पढ़ते हो कि उनकी हेल्प से आप जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एमएससी के क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स वाले, वो भी कर पाते हो। तो हमेशा अलग अलग पढ़ना चाहिए, हम भी यही करने वाले हैं। बीएससी का जो कंटेंट होगा क्रैश कोर्स में वो अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद अगर एमएससी का क्रैश कोर्स लाते हैं तो उसमें आपको एमएससी वाला जो क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन होगा वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले। देखो, ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साथ ही इन्होंने दिया हुआ है, मैं अलग अलग करवाऊंगा दोनों का क्रैश कोर्स, ठीक है। सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगी। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हो गई। उसके बाद अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या था, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, एप्लीकेशंस क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, टाइम डिपेंडेंट क्या थी, टाइम इंडिपेंडेंट वाली कौन सी थी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या है, डिराक नोटेशन क्या है, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू क्या है, डिजनरेसी क्या है, कम्प्यूटेशन रिलेशंस क्या है, और एरनफेस्ट थ्योरम क्या है, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस क्या है। उसके बाद तुम्हारे पास पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएगी। फिर इसके बाद अपने लगभग हाइड्रोजन एटम कह दो, ठीक है ना, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर कह दो, स्फेरिकल स्फेरिकल हार्मोनिक्स कह दो, लगभग अपने एटॉमिक की तरफ चलने लग जाएंगे। और यहाँ फिर अपने पास कंप्लीट एटॉमिक है ही, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा सिलेबस है, ठीक है, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दिया है, ठीक है। और ये अपने पास लगभग क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। यहाँ ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो इसमें ये परेशानी होना है कि सर इस पे ये जो निशान वगैरह हो गए, ठीक है, तो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, जैसे लिखे हुए ना आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। बात करें बीएससी और एमएससी वाले पोर्शन की, सेपरेटली करेंगे। 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे बीएससी के, एमएससी के आएंगे 30, ऐसा अब तक अनुमान है, ठीक है।
आरपीसी का पता नहीं, चेंज भी करते, पर आपको इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। दिस इज रिवीजन कोर्स नॉट फुल कोर्स, ये अपना रिवीजन कोर्स है, फुल कोर्स नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स की अगर फुल प्लेलिस्ट चाहिए बीएससी वाली तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अपने पास फेल कहां कहां हो गई थी, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट तुम्हें थोड़े से याद होने चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब मान लो ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन दे दिए कि इसको क्लासिकल समझा पाई थी क्या, इसको समझा पाई थी क्या, तो वहां ये 4-5 चीजें ऐसी थी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आपके एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। कौन से देखो, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आया था ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं हुआ था, तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि फोटोन होता है और एनर्जी जो है पैकेट्स के रूप में है, उस पैकेट को अपने फोटोन कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात हुई थी, क्लासिकल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो पहला फेलियर ये था। अगला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, कि अपने पास प्रत्येक बॉडी होती है वो क्या करती है, अपने पास जो लाइट है, ठीक है, जो अपने पास रेडिएशन है वो इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। एक बॉडी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे स्क्रीन है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशन तुम्हारे पास क्या करेगी, इमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के लिए जब अपने पास फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, इसमें कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लेकर के इन्होंने जब इसके साथ, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का, इन्होंने जब इसके साथ एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ बनाया ना, ठीक है, जो ग्राफ इन्हें मिला वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वहां भी क्लासिकल क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक। उसके बाद रेले जीन्स ने आके इसको एक्सप्लेन किया था, प्लांक की जो क्वांटम अवधारणा थी, ठीक है, उससे। तो ब्लैक बॉडी वाला आल्सो ऐसा है जिसमें क्लासिकल फेल हुई थी। उसके बाद क्या आता है, कॉम्पटन इफेक्ट आता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या था कि अपने पास एक रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उस पे कोई फोटोन आ रहा था और फोटोन उससे टकरा के जाता है, ठीक है। तो उस वहां एक तो जो फोटोन्स आ रहे थे उस फ्रीक्वेंसी के तुम्हें, उस वेवलेंथ के तुम्हें फोटोन मिलते हैं। दूसरा, रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा करके जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ क्या थी, डिफरेंट थी। तो एक की डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है, एक की तो उतनी है जितने की आ रही थी, दूसरी क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंस कैसे आया, इसको भी तुम्हारी क्लासिकल नहीं समझा पाई, तो क्लासिकल यहां भी फेल हो गई थी। अगला क्या है, पेयर प्रोडक्शन, कि तुम्हारे पास क्या होता है, वो जब फोटोन होता है ना, एनर्जी वाला जो फोटोन होता है, ठीक है, वो खुद को क्या कर देता है, वो खुद अपने पास वेनिश हो जाता है और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है, पेयर प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसको भी क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, की सॉलिड के अंदर जो स्पेसिफिक हीट थी, इसको क्लासिकल तरीके से भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया, क्वांटम तरीके से भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया, लेकिन क्वांटम से कब किया गया ट्राई, क्वांटम से उस टाइम ट्राई किया गया जब तुम्हारी क्लासिकल क्या हो गई, फेल हो गई। तो यहां भी तुम्हारी क्या हो गई थी, क्लासिकल फेल हो गई थी। तो ये 5 ऐसी जगह है, मोटा मोटी याद रख सकते हो तुम, जहां तुम्हारी क्लासिकल क्या होगी, फेल होगी थी। इसके बाद अपने पास आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह बताता है कि कोई भी दो तुम्हारे पास कंजुगेट पेयर जो है, कंजुगेट फिजिकल वेरिएबल्स के जो पेयर है, जैसे कि अपने पास एक्स पी एक्स हो गया, ठीक है, वाई पी वाई हो गया, ठीक है, जेड पी जेड हो गया, या अगर आप अपने पास जा रहे हो किसमें, एंगुलर के अंदर, तो अपने पास थीटा हो गया, ठीक है, थीटा नहीं सॉरी फाई हो गया और एल जेड हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी आप अपने पास कंजुगेट पेयर जो लेते हो, उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, उनको आप एक साथ जो है आप उनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, मतलब आप जितना मर्जी लगा लीजिए, फिर भी आप जो एक्स है, ठीक है, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, और हमारे पास डिस्प्ले मोमेंटम, मोमेंटम का कंपोनेंट उसमें अनसर्टेनिटी है डेल पी एक्स, ठीक है। इसकी जो अनसर्टेनिटी, इसमें जो डेल एक्स है, ठीक है, जो एरर है, ठीक है ना, जो डिफरेंस है, उसका उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 रहेगा। क्या समझे, कि जो भी तुम्हारे पास कंजुगेट पेयर है, इन दोनों को कभी भी आप एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, जितने अच्छे आप एपेटस ले लो, फिर भी उनमें एरर आई आ जाएगी। अब वो एरर बढ़ा आप कितनी भी सकते हो, घटा आप मैक्सिमम यहां तक ही सकते हो, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल
एच कट बाय 2, मतलब कम से कम एच कट बाय 2 की एरर तो आएगी ही आएगी। जो मर्जी आपको करना है आप कर लो, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या आता है, देखो कि जो एच कट है, तो एच कट का मान कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। एच का मान कितना होता है, 6.610 - 34, और 2 पाई का मान 2 इंटू 3.14, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा आप ये भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जो तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह आप करोगे, न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो उनमें काम आ जाएगा। देखो एक बात यहां से, जो अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, देखो कि डेल एक्स अगर जीरो, इस इक्वेशन से देखो आप, अगर आप है ना डेल एक्स को जीरो करने जाओगे, डेल एक्स को अगर आप जीरो करने जाओगे तो डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। डेल्टा पी एक्स को जीरो करने जाओगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। यही तो कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं ना जो पोजीशन है उसको प्रिसाइजली मेजर कर लूंगा, मतलब उसमें जो एरर है उसको जीरो कर दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मोमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी कर दोगे, इनफाइनाइट कर दोगे, ठीक है। इसका उल्टा भी होगा कि अगर आप क्या करोगे, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो करोगे तो आपकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये बात थी। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊं। प्रैक्टिकली ये चीज ऐसे समझ सकते हो आप, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे लाइट डालनी पड़ेगी। तो उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, मतलब उसकी पोजीशन आपको एग्जैक्टली बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर लाइट डालनी पड़ेगी। उस पर लाइट डाल करके आप उसकी पोजीशन तो एग्जैक्टली बता दोगे, ठीक है, डेल्टा एक्स तो आप जीरो कर दोगे। अगर जो आपने उस पर लाइट डाली उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपने अनसर्टेनिटी जीरो कर दी, किसमें, पोजीशन में, पर आपने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी, इनफाइनाइट की तरफ ले गए आप, किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो कभी भी दोनों को एक साथ मेजर करना प्रिसाइजली पॉसिबल नहीं है। दैट वाज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने देख लेते हैं इसको। आ जाओ देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या थे, हाइजेनबर्ग का गामा रे माइक्रोस्कोप था, ठीक है। जो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपने फोटोन डालना, उससे देखना, ये एक ऐसी चीज थी जिससे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो रहा था। दूसरा था डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए नैरो स्लिट, एक स्लिट से इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे भी ये थोड़ा प्रूफ हो रहा था, प्रूव हो रहा था, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन। तीसरा अपने पास मेन देखो पॉइंट क्या है, ये अपने पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे, जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो ज्यादातर करके या कह दो लागू किस पे होता है, कंजुगेट पेयर। कंजुगेट कौन से होते हैं, एक्स पी एक्स हो गया, वाई पी वाई हो गया, जेड जेड पी जेड, है ना, जेड पी जेड हो गया अपने पास, और फाई एल जेड हो गया। यहाँ फाई एल जेड क्या है, फाई अपने पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब आप जाते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा और चलो, ये आ गया अपने पास कौन सा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वहां जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाई, उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एलजेड। तो ये अपने पास क्या होता है, कंजुगेट होता है। क्या होता है, कंजुगेट पेयर होता है। तो इनके अंदर भी तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। कैसे लगेगा, ये हो जाएगा अपने पास, क्या यहां में लिखा है, क्या ये लिखा हुआ देखो, डेल थीटा कह दो या डेल फाई कह दो, एक ही बात है, डॉट डेल जे जेड या एल जेड, है ना। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, ओके। तो ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, ये अपने पास हो गया डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, ठीक है। डेल वाई डेल पी वाई एच कट बाई 2, डेल जेड डेल पी जेड एच कट बाई 2, ठीक है। ये चीजें कहाँ है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में है। जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, ये जो एच कट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कह रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स आपको ये कह रही है कि आप जो है वो दोनों चीजों को, आप जो है वो दोनों चीजों को एक साथ माप सकते हो, साइमल्टेनियसली आप माप सकते हो। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिकल को कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वांटम को दिक्कत है। दैट्स व्हाई तुम्हारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार अब देखो, कंजुगेट पेयर है ना, उन्हीं को मापने में एक साथ दिक्कत है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वाई डायरेक्शन के अंदर तो क्या माप लो, वाई डायरेक्शन में तो आप माप लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या पोजीशन माप लो। और एक्स डायरेक्शन में आप क्या माप लो, मोमेंटम माप लो। दोनों को आप एक साथ माप पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। समझे क्या आप। इसी प्रकार एक्स डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट माप लो और वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम माप लो, हमें कोई समस्या नहीं है।
जेड डायरेक्शन के अंदर पोजीशन माप लो और वाई डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम मान लो, फिर भी हमें कोई समस्या नहीं है। मतलब हमें समस्या कहाँ है, हमें समस्या है एक्स डायरेक्शन के अंदर तुम्हारी पोजीशन और एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मोमेंटम अगर तुम मापने गए एक साथ तुम्हें दिक्कत आएगी, तो तुम्हें दिक्कत आएगी, वहां तुम्हारी कम से कम जो एरर है वो रहेगी एच कट बाय 2। अच्छा, अब जब इसके न्यूमेरिकल करते हैं ना तो क्या होता है, एच कट बाय 2 है, इससे बड़ा रहना चाहिए, तो इसको क्या ले लेते हैं, इसको एच कट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसको एच कट ले लेते हैं। मतलब आप समझे, ये है ना जो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, इससे तो ये काम चलेगा नहीं। चल जाएगा, इससे करके देखो। चल जाएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ, जब तुम कैलकुलेशन करने जाओगे, न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो वहां आप क्या कर सकते हो, वहां आप जो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, यहाँ वाला मिट गया, डेल पी एक्स जो है इसकी अनसर्टेनिटी कितनी ले सकते हो, लगभग लगभग एच कट लेके आप आपका न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, आपके आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये ई और टी में भी लगता है, ठीक है। डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, ये कुछ रिलेशन है जो तुम्हें याद रखने चाहिए। ये देखो, ये आप लगभग लेके सोल्व कर लोगे तो आपका जो काम है ना वो हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फायदेमंद बहुत है, कि यार ये तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये तो कम ही बता रहा है, ये तो कम ही बता रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये फायदेमंद कैसे हो सकता है ना। तो ये फायदेमंद कैसे हो सकता है, देखो इस चीज को ऐसे समझो आप, अगर तुम हजार हजार के नोट की, है ना, 1,000 के तुम्हारे पास गड्डी है नोट की, उसको गिन रहे हो, तो उसमें गलती कितने की होगी, 1,000 रुपए की होगी, है कि नहीं, उसी ऑर्डर की होगी। अगर तुम मान लो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कहीं एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वो एमईवी में हो रहा है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जब भी एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, तो वो एमईवी ऑर्डर का होता है। तो वहां जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी लेके निकलता है, वो निकलता है एमईवी ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो ही उतने कर रहा है। तो इसका फायदा तुम्हारे पास ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि इसमें तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, अगर इसमें एरर को लगभग तुम एच लेके चलोगे ना, और तुम्हारे पास एक का मान है, ठीक है, कि ई है ना, अगर डेल ई जो है वो उसी ऑर्डर का है जिस ऑर्डर का ई है कि नहीं, डेल्टा टी उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का टी है, क्योंकि एरर हमेशा उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर का तुम्हारे पास फिजिकल वेरिएबल होता है, ठीक है। और इसका मान लगभग तुमने क्या रख दिया, एच कट रख दिया। इसको यूज करके अगर तुम्हारे पास ई हो तो टी का मान आ जाएगा, और टी हो तो तुम्हारे पास किसका मान आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा, ठीक है। ये फायदा अपने किसका उठा सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उठा सकते हैं, ओके। इतना हो गया, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आया कहां से था, तो वो आया था सिग्मा ए सिग्मा बी ग्रेटर देन इक्वल 1/2 आयोटा, और ये तुम्हारे पास आ गया स्ट्रक्चरल वैल्यू ऑफ, ये इनका है कम्यूटेशन ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज आगे भी आएगी कि किस चीज का कम्यूटेशन है ना, तो आप उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो। तो ये जहां अगर यहाँ एक्स पी एक्स होता तो एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन कितना आता है, एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन आता है आयोटा एच कट, कितना आता है आयोटा एच कट, ठीक है। और ये नीचे कितना है 2i, ओके। तो आयोटा से आयोटा गया, कितना बना एच कट बाय 2, तो डेल एक्स और डेल पी एक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, यही तो था। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम्हारा यहां से आया। अब देखो एप्लीकेशंस की फायदे क्या क्या है, फायदे इसका ये है कि तुम्हारे पास, तुम ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे बताओगे, कि तुमने क्या देखा, तुमने जब एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा बीटा डीके के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, तो उसकी एनर्जी जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की थी। किस ऑर्डर की थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की थी। न्यूक्लियस में होता तो उसकी एनर्जी कितने ऑर्डर की होती, एमईवी ऑर्डर की होती। क्यों होती, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो तुम्हारे पास एमईवी ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका एक फायदा तुम्हें ये भी मिलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम बता सकते हैं। दूसरी बात, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने जाओगे तुम, उसकी ग्राउंड स्टेट बता सकते हो। इसी प्रकार एच एटम की ग्राउंड स्टेट बता सकते हो, जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा एनर्जी विड्थ बता सकते हो, लाइफ टाइम बता सकते हो एक्साइटेड स्टेट का, ठीक। एनर्जी विड्थ क्या होती है, कि एक्साइटेड स्टेट है, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो अगर ई ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा था, देखो याद करो, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। मतलब इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, इसमें ई क्या है, कम है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें लगभग जो तुम्हारा क्या कह सकते हो,
लगभग जो तुम्हारे पास कोई भी एटम जो होगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ज्यादा समय तक रुकता है। ठीक है, 10⁻³ सेकंड तक वो शायद रुकता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर 10⁻8 सेकंड तक रुकता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? देखो कि स्पेक्ट्रम जब आता है, चाहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करो, ठीक है, तो ये एनर्जी यहां से यहां तक आई आई तो आपको स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए? ऐसा। जबकि ऐसा ना मिल के ना, ये इस तरीके की कुछ लाइन मिलती है, ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, कुछ इस तरीके का आपको कुछ मिलता है। ये कहां से मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि ये एनर्जी लेवल कभी प्रिसाइजली डिफाइन है ही नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है आप किसी भी चीज को प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये लेवल ऐसे ना हो कि ये लेवल ऐसे है, अनसर्टेनिटी है। जब इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें अनसर्टेनिटी है, तो ये ट्रांजिशन सिर्फ यहाँ थोड़ी होगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें भी थोड़ी सी क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और आपको जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी वो थोड़ी सी विड्थ के अंदर मिलेगी। किसमें मिलेगी? विड्थ के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अपने पास जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा हो गया। मुझे लग रहा है लगभग 10 से 15 मिनट में अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा हो गया। ठीक है, जिसको मैंने आई थिंक पढ़ाया होगा 1-1.5 घंटे में उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? क्लासिकल में क्या था? अपने पास वही समीकरण होती है। क्लासिकल में अपने पास वही समीकरण थी, कौन सी? F इजिकल टू ma। ठीक है, उसको आप सोल्व करो, आपके पास x का मान आ जाएगा। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसका डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव करो, आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव करो, तो बाकी कुछ चाहिए आप वो ले आओगे, है ना। v आ गया तो आपके पास मोमेंटम भी आ जाएगा, p इजिकल टू mv। v आ गया तो 1/2mv² से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दोगे। ठीक है, आपको एक चीज मिलने से आप सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहे थे। आपको सिर्फ एक चीज मिलने से आप क्या कर रहे थे? सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहे थे उस पार्टिकल के बारे में। वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स, वो था क्लासिकल में चल रहा था वो सब। क्वांटम में क्या होगा? क्वांटम के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड करके तुम्हारे पास श्रोडिंगर नाम के अपने फिजिसिस्ट आए, साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि ये अपनी क्या है? एक श्रोडिंगर इक्वेशन है। आप इसको सोल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा? इसको सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? साई मिलेगा, एक वेव फंक्शन मिलेगा। ठीक है, उस वेव फंक्शन की हेल्प से आप जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, जो पार्टिकल है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो जो काम अपने पास कर रहा था कौन? एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा था कहां? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। एक ही चीज से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वही काम यहां पर कौन कर रहा होगा? वही काम यहां पे तुम्हारे पास कर रहा होगा ये साई। साई आ गया तो आप बाकी सारी चीजें बता पाओगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या थी? 3D के अंदर टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन थी। ये आई कहां से? ये थोड़ी सी अगर मैं बताना चाहूं तुम्हें तो ये यहां से आई थी। H इजिकल टू क्या होगा? कुल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p²/2m। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल को v मान लो, है ना। और ये बन गया p²/t2m। ठीक है, p क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर p के कोरोस्पोंडिंग, मोमेंटम के कोरोस्पोंडिंग जो ऑपरेटर होता है वो होता है p कैप, जिसकी वैल्यू होती है 3D के अंदर माइनस का आयोटा h का डेल। उसका स्क्वायर करके रखोगे और इसको हल्का सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आता है? 3D के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस का h² डेल स्क्वायर साई r वेक्टर कोमा t प्लस v r वेक्टर डॉट t साई r वेक्टर को। इसको मैं ना तुम्हें और थोड़ा सा पेन दूसरा यूज करता हूँ, फिर ये कचरा नहीं होगा यहाँ, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है ये कचरा हो रहा है तो इसका इलाज करते हैं अभी। इसका इलाज ये है, आगे वाली साइड पे आइए, इसको ऑन कीजिए। कचरा नहीं होगा। देखो टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे आती है? H इजिकल टू आप अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या थी? v थी, तो ये v का v है। ठीक है, अब h जो होता है ऑपरेटर, इसको बोलते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। ऑपरेटर ये अपने पास होता है आयोटा h कट d बाई dt साई। ठीक है, तो ये तो अपने पास ये रहा, ये देखो आप, ये रहा। ठीक है, साई अपने पास क्या है? साई अपने अपने को उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है? दे सकता है ना। क्या कर सकता है? सारी इंफॉर्मेशन अपने को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास 3D में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? माइनस का h²/2m डेल टू साई आर टी वी आर टी साई आर टी इजिकल टू आयोटा h कट डेल साई बाय dt आर टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका v है ना, वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और आपका जो साई है वो भी टाइम और पोजीशन दोनों पे डिपेंड
कर रहा है। यहाँ जो है डेल स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है। साई आरटी जो है, साई आरटी जो है ये क्या है अपने पास? एक वेव फंक्शन है। ठीक है ना। इसको अगर 1D में लेके जाना हो तो डेल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? बस ये आरटी था, अब ये क्या हो जाएगा? एक्स टी। इसी प्रकार तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जो था वो क्या हो जाएगा? एक्स टी। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वो होता है, वन डायमेंशनल बॉक्स आप पढ़ोगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे, एच एटम पढ़ोगे, तो उनमें जिस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट के साथ चेंज होती है वो तुम्हारे पास क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर हो गया। और ये क्या है? ठीक है, ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? देखो, आयोटा एच का डेल बाय डेल टी ये साई पे अप्लाई होगा, है ना, वेव फंक्शन में अप्लाई होगा। तो ये एक ऑपरेटर है जिसकी आइगन वैल्यू इस पे अप्लाई करने पे जो भी तुम्हें साई के आगे जो भी मिलेगा, जो आइगन वैल्यू मिलेगी, वो क्या होता है? तुम्हारे पास एनर्जी का मान होता है। समझ रहे हो? एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाती है उस स्टेट की। ओके, उस ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग। ये था अपने पास। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? साई वन व साई टू। साई वन व साई टू आर डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अगर अपने पास क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है और या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। देखो एक बात सुनो, इसमें देखो टाइम ही टाइम है, टी है कि नहीं, है ना। अपने क्या करें? अगर साई अपने पास इस तरीके से है कि आप क्या कर सकते हो? साई को दो फंक्शन का कॉम्बो लिख सकते हो, एक तो आर पे डिपेंड करने वाला, एक ओनली टी पे डिपेंड करने वाला। ये सब आप इसमें लिखो। ठीक है। और आपका जो पोटेंशियल हो, और आपका जो पोटेंशियल वी हो ना, वो सिर्फ आर का फंक्शन हो, तो यहां से भी टी हट जाएगा। ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे ना वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, तो आप ये इक्वेशन जो है ना, दो प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी। एक होगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं होगा, टाइम इंडिपेंडेंट, है ना, समय से स्वतंत्र काल अनाश्रित समीकरण। ठीक है। और दूसरी अपने पास कौन सी हो जाएगी? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो समय पे डिपेंड करेगी। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मान लो, ठीक है, या टाइम डिपेंडेंट मान लो। उसके अंदर अगर अपने पास साई वन और साई टू है, तो क्या है? इसके सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। वो आपने किया होगा, जितने भी आप पोटेंशियल प्रॉब्लम ले लो उन सब के अंदर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके साई निकाला है। ठीक है। एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर साई वन है, दूसरा कौन सा है? साई टू है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, को बना करके जो नई स्टेट बन रही है वो भी क्या होगी? इस श्रोडिंगर इक्वेशन का एक हल होगी। ये भी आपको थोड़ी सी बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जहां सी वन सी टू तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं? ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स प्रकार के कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं, आ जाओ। उसके बाद देखो वेव पैकेट। अब एक बात सोचो, जो साई वन था वो एक पार्टिकल के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। वेव फंक्शन क्या करता है? किसी पार्टिकल की स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है। वो कौन सी स्टेट में है? ठीक है, एक स्टेट के बारे में बताता है। तो साई वन एक स्टेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल के बारे में बता रहा है। साई टू दूसरी स्टेट के बारे में बता रहा है, दूसरे पार्टिकल के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार साई थ्री, इसी प्रकार साई फोर है। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे और उसमें इतने सारे पार्टिकल है, मतलब साई वन क्या था? वेव फंक्शन था। एक तरीके से देखा जाए तो वेव फंक्शन वेव का होता है कि नहीं? तो साई वन पहली वेव, साई टू दूसरी वेव, साई थ्री तीसरी वेव। तो इनको जो कंबाइन करके आप बना रहे हो ना, वो अपने पास वेव नहीं बनेगी, वो क्या बनेगा? वेव पैकेट बनेगा। ठीक है। तो जो आपने लिखा साई इज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, ये जो बन रहा है ना, ये किसको बता रहा है? वेव पैकेट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? वेव पैकेट के बारे में। ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास क्या है कि जो पोटेंशियल था, अगर वो टाइम पे डिपेंड ना करे, वो सिर्फ आर का फंक्शन हो, तो आपकी जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा करके आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में जा सकते हो। ठीक है। ओके। ये अपने पास देखो क्या आ गई? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। ये फाई था वो दूसरी साइड चला गया। समझ रहे हो कि आपने साई का जो आर टी का मान था वो इस तरीके से लिखा, इसको लिखा टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन में, वेरिएबल सेपरेशन किए, मतलब टी वाली चीज एक साइड लेके गए, आर वाली चीज एक साइड लेके गए, फिर उसको इस एक साइड टी वाली चीजें रहेगी, एक साइड आर वाली चीज रहेगी। आर टी पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर है। उस कांस्टेंट को क्या माना? ई माना। तो तुम्हारे पास क्या बन गई? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। और
तुम्हारे पास जो दूसरा पार्ट बच गया, ठीक है, उसको सोल्व करके आपके पास फाई का मान आ गया, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास अगर यहां यूज तुम करते हो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि टी टाइम के ऊपर वेव फंक्शन कैसे निकालें, अगर तुम्हें टी इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर वेव फंक्शन के बारे में पता है तो। थोड़ी सी बात समझिए आप। ओके ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। मोस्टली तुम्हारी यही काम आती है, माइनस एच स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई साई आर, ठीक है। ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। एक बात यहाँ पे देखो आप क्या, कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो पोजीशन के अंदर, उसमें पहले वाले में देखो आप कहां गई, ये रही, ये देखो पोजीशन के अंदर क्या है, डबली डेरिवेटिव है। पोजीशन के अंदर क्या है, डब्ल्यू डेरिवेटिव है, ठीक है। जबकि टाइम के अंदर ये सिंगली डेरिवेटिव है। तो ये भी चीज तुमको ध्यान रखनी है। अगर श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए पूछ ले, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन की विशेषताएं पूछ ले, ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हो तुम इंग्लिश में उसको, ठीक है, तो जो भी बोलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें दे दिया जाए कि ये टाइम के अंदर डबल डेरिवेटिव है और पोजीशन के अंदर सिंगल डेरिवेटिव, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। पोजीशन में ये डबल होगा और टाइम में क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, आरपीसी में तो नहीं आया, पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने देखा है। ओके, ये हो गया अपना, ठीक है। यहाँ थे ना अपने, ठीक है, यहाँ थे। तो देखो फाइव टी जो है इसको सोल्व करोगे, इसके दो वेरिएबल सेपरेशन किए, फाइव टी का मान ये आता है, इसका मान अगर तुम यहाँ रखते हो, इसका मान यहाँ रखते हो, तो तुम्हारे पास साई आर टी जो है वो इतना आएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर आपको आर साई आर का मान पता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साई आर कोमा जीरो भी लिख सकते हो, कि टी इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हें वेव फंक्शन पता है, तो उसको तुम इससे गुणा करके क्या निकाल सकते हो, साई आर टी निकाल सकते हो। जहां ई क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है, टी क्या है, समय है, एच कट का मान तुम्हें बताइए है 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, बस ये आयोटा है। इसको यूज करके आप टी टाइम के ऊपर वेव फंक्शन जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा उसको भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, इसके बाद देखो अपने पास क्या है, साई आर टी कैन बी कॉम्प्लेक्स। साई आर टी जो तुम्हारा है ना, जो वेव फंक्शन तुम्हारे पास आ रहा है ना, ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये फ्री पार्टिकल के लिए कॉम्प्लेक्स होता भी है, ये फ्री पार्टिकल के लिए कॉम्प्लेक्स होता भी। अगर एक फ्री पार्टिकल है तो उसका जो वेव फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, तो तुम्हारा जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हो सकता है ना, ठीक है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्या समझे, तो तुम यहां से ये समझे कि तुम्हारा जो वेव फंक्शन है साई, जिसको लेकर तुम इतने हड़बड़ाए हुए हो कि साई होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है ना, इमेजिनरी में आगे इमेजिनरी क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी हो सकता है और होता भी है, फ्री पार्टिकल के ऐसा ही होता है। इसके अलावा भी और बहुत तरीके हैं, आप देखोगे बहुत सारी जगह ऐसी है जहां तुम्हारे पास साई जो है वो इमेजिनरी से बनकर मिलके बना होगा, ठीक है, कहीं तुम देख लेना, ठीक है। आगे चले, ठीक है, तो किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अब देखो अगर साई आर टी तुम्हारे पास है, इसका तुम इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से क्या करो, गुणा करो, तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप ये देखो, इसका इसमें ये क्या है, माइनस में है। अगले वाले में जो आएगा साई में, ये माइनस में, तो साई स्टार में जो आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आयोटा जो माइनस आयोटा ये प्लस का हो जाएगा, जब उनका गुणा करोगे तो माइनस आयोटा वाला प्लस आयोटा वाली टर्म कट जाएगी। कटने से क्या होगा, कटने से ये होगा लाडलो, कि तुम्हारे पास ये क्या होगा, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तो तुम्हारे पास ये जो है इसको बोलते हो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों है, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, समझे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो अपने पास है साई स्टार आर टी, साई आर टी, या इसको आप कह दो साई आर टी मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करता है। ये अपने पास क्या कहलाती है, प्रायिकता घनत्व कहलाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है। इस प्रकार डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहां तुम्हारे पास साई आर टी जो है ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, अगर साई आर टी स्क्वायर, साई आर टी स्क्वायर को तुम कह रहे हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये स्क्वायर हटाने के बाद साई आर टी जो है इसका मॉडुलस जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी
एम्पलीट्यूड। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो क्या, इसके बाद ये देखो आप कि अगर तुम्हें v और v प्लस dv, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और आपको v से लेकर के v प्लस dv के अंदर, कौन से वॉल्यूम में, dv वॉल्यूम में, v से लेकर के v प्लस dv मतलब dv वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो आपके पास कितनी आएगी, इतनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साई आर टी मॉडुलस का होल स्क्वायर डीवी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हें पता है ये साई साई स्टार है कि नहीं, और यहाँ लिमिट लग जाएगी कि कौन सी पोजीशन के बीच तुम इसकी वो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो। अरे डीवी होगा तो वो एक बाउंड्री के बीच में तो होगा, इसके और इसके बीच में, इससे पहले वी है, इसके बाद क्या है, वी प्लस डीवी से आगे है, तो ये बाउंड्री लगाओगे यहाँ, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, किसकी हेल्प लेके आप निकालोगे इसको, साई साई स्टार की हेल्प लेकर के, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हेल्प लेके। अच्छा, इसको अगर आपको माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट के बीच में देखना हो तो, मतलब किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट, मतलब पूरी दुनिया में। अरे पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा पूरी दुनिया में, तुम भी कहीं ना कहीं तो हो तो दुनिया में ही, ठीक है ना। मान लो स्टूडियो में नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो हो, है कि नहीं, ठीक है। तुम्हारे इस स्टूडियो में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, मेरी वहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, पर किसी की भी इस पूरी दुनिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। तो अगर इस माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट की आप बात करोगे, इस लिमिट की बात करोगे, तो इसका मान क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन का मान 1। क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है तुम्हें, ये दे रहा है तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी, इस पार्टिकल के इस लिमिट में पाए जाने की। अरे ऑल स्पेस में तो कहीं ना कहीं है ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि कोई पार्टिकल जो है तुम्हारे पास वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पाया जाएगा ही। तुम कहोगे सर क्या ये प्रत्येक साई पे लागू होगा, हाँ ये प्रत्येक साई पे लागू होगा, अगर तुम्हारा साई जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तुम्हारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होना चाहिए। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी कंडीशन भी आगे आएगी, थोड़ा वेट करो, ठीक है। देखो बात कि साई साई स्टार डीवी इजिकल टू 1 होगा अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं। क्या ये हमेशा होगा, हाँ ये हमेशा होगा, कब, जब तुम्हारा साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड मतलब, नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके लिए साई साई स्टार डीवी इजिकल टू इंटीग्रेशन करोगे तो 1 होता है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मलाइज ना हो तो, नॉर्मलाइज ना हो तो उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो कि मान लो फाई आर टी तुम्हारे पास एक वेव फंक्शन है जो नॉर्मलाइज नहीं है, जो नॉर्मलाइज नहीं है अपने पास, तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इसको आगे कोफिशिएंट से गुणा कर दो, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये था फाई आर टी था, ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसको क्या लिखो, फाई डैश से लिख दो आप, और इसके आगे एक कोफिशिएंट का गुणा कर दो n का। ये n कहां से आएगा, ये n आएगा n इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ माइनस इन्फिनिटी फाई स्टार आर टी फाई आर टी डी, इसका रूट। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया, अगर इस पे आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाओगे, ठीक है, इस पे आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाओगे, ठीक है, ये देखो आपने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बनेगा, साई साई स्टार n तो कांस्टेंट है तो n स्क्वायर बनेगा, ये चला जाएगा उसके नीचे, एन स्क्वायर आएगा 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई फाई स्टार डीवी, एन स्क्वायर अपने को चाहिए तो रूट आ जाएगा, ये लो ये ना आ गया। अब एन का इसके आगे गुणा कर दो तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाएगा, ओके, ठीक है। ये आ गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट अपने पास आता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। जिस प्रकार हमारे पास तुमने पढ़ा होगा 12वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें तुम्हारे पास क्या आती है, करंट डेंसिटी आती है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, कि किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे बह रही है, उसके बारे में बताती है तुम्हारी कौन, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। देखो पी क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी साई स्टाई स्टार, ठीक है, पी नहीं रो बोल लो, इसको रो बोल दो आप, रो से लिखते हैं लगभग इसको, तो साई साई स्टार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे डिफाइन की गई है, उसको एस वेक्टर या जे वेक्टर से लिखते हैं, एस वेक्टर या जे वेक्टर से लिखते हैं। और ये क्या होती है, ये होती है एच कट बाय 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार,
समझे? इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दो h कट बाय 2mi, या फिर क्या करो, ऊपर नीचे आयोटा क्या कर दो, गुणा कर दो, तो नीचे क्या होगा, ये तो हो जाएगा आयोटा h कट, नीचे क्या होगा आयोटा उसके जिसका मतलब तो -1, तो -1 के अंदर गुणा कर दो, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगी। तुम कैसे भी याद रख सकते हो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम इसको कैसे याद करते हो, है ना। याद करने से मतलब अपने को तो हो गए सर फिजिक्स में याद से कब से करने लगे, एग्जाम की जब आप बात करोगे तो आपको चीजें याद करके जानी ही पड़ेगी। इट विल बी द बेस्ट अगर आप कोई चीज समझ के याद कर लेते हो तो। चलें आगे, ये अपने पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ गई, ठीक है। इसको यूज करके अपने पास एक इक्वेशन दी गई, क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ईडी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी बात कर रहे हैं तो अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कभी पूछेंगे नहीं तुम्हें, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास जो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये किसको बताती है, ठीक है। तो देखो डेल पी बाय डेल टी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में चेंज को, है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में चेंज को, ठीक है। और ये डेल डॉट एस वेक्टर, ठीक है, ये बता रहा है स्पेस के सापेक्ष तुम्हारे पास ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में चेंज को, ठीक है। अगर आप क्या करो, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना नहीं चाहता क्योंकि क्रैश कोर्स फिर क्रैश कोर्स नहीं रह जाएगा, वो बड़ा कोर्स बन जाएगा। अगर तुम इसको पीडीवी करो, इसको क्या करो, पीडीवी करो, इसी प्रकार यहां करो डीवी, ठीक है, ये डी बाई डी टी तो है, फिर कर दो इसका समाकलन आप, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो ये बन गया एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है कि नहीं। और ये क्या बन गया, एक तरीके से रो है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो रो डीवी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो ये आएगा डीपी बाय डीटी, तो डीपी बाय डीटी प्लस ये बराबर 0, ये तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तो ये फ्लक्स को शो करता है, मतलब फ्लक्स में और जो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो रहा है उन दोनों का योग क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। इस बात का क्या मतलब है भाई, कि फ्लक्स और प्रोबेबिलिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ उन दोनों का योग 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी में चेंज है dp बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये कह रहा है अगर माइनस में फ्लक्स है, माइनस में फ्लक्स है मतलब उसमें से वो पार्टिकल बाहर जा रहा है, उस बॉक्स में से पार्टिकल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसका फ्लक्स नेगेटिव है मतलब वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, वहां जाने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, घटेगी। अगर फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, याद है क्या तुम्हें, अगर एक बॉक्स में चार्ज है, क्यों है, ठीक है, तो उससे बाहर फ्लक्स निकलेगा तो फ्लक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव रखोगे तो ये डीपी बाई डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब उस बॉक्स में उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्या बताता है, ये प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को बताता है कि जैसे ही पार्टिकल बाहर जा रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जो क्या है, सही बात है कि नहीं। इसके बाद अपने पास आता है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, मैंने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज है, ठीक है, और एक्सेप्टेबल है, तो वो तुम्हारे पास जो ऑल स्पेस के अंदर उसका साई साई स्टार डीवी जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी तुम्हारे पास, ठीक। तो बात आ गई एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होता है, देखो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वो होता है कि साई आर टी जो तुम्हारा है वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट मतलब उसकी वैल्यू कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट होगा तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, साई साई स्टार डीवी से निकालोगे इंटीग्रेशन करके तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो 1 से ऊपर होती नहीं है, तो इसको क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होगा ना, फाइनाइट अगर होगा तो इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से गुणा करके हम खुद ही बना लेंगे उसको, नॉर्मलाइज तो बना लेंगे हम, पर पहले वो फाइनाइट तो होना चाहिए, अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो उसको क्या फाइनाइट बनाओगे। दूसरी बात सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट के ऊपर, एक एक्स के ऊपर साई एक्स का जो मान है वो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दो नहीं हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, दो मतलब दो वैल्यू नहीं हो जानी चाहिए। तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस, जो तुम्हारा साई है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब डी साई बाय डी एक्स, डी एग्जिस्ट करना चाहिए वहां, वो अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ग्रेडियंट डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई और डेल साई बाय डेल जेड, ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें पोजीशन के रिस्पेक्ट में कौन सा डबल डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव था, कौन सा डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव था। अगर डबल डेरिवेटिव था तो
अरे डेरिवेटिव तभी होता है जब वो चीज कंटिन्यूस हो। तो पहले तुम्हें डी साई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए साई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब तुम इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हो, डेल टू साई बेटा डेल एक्स क्या निकाल रहे हो, तो इसके लिए तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो डेल साई बाय डेल एक्स एंड साई बोथ शुड बी कंटिन्यूस। समझ रहे हो, ये दोनों ही तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। ओके, चलें आगे। ठीक है, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम बोल तो सकते नहीं, बोल नहीं सकते मतलब वैसे तुम बोल सकते हो, पर अभी तुम नहीं बोल सकते ना, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकती। वीडियो अपलोड होने के बाद तो पहुंच जाएगी, तुम कमेंट कर देना। मेरे से जितना होगा, जितना बढ़िया रिस्पॉन्ड तुम्हें मैं कर पाऊंगा जिस भी वे से, मैं कर दूंगा तुम्हें, है ना। जो मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा है तुम्हारे लिए करना फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना मैं करने की ट्राई करूंगा, है ना। देखो, उसके बाद नया टॉपिक जो आता है वो अपना आता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है भाई, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर देखो बताता हूं आपको, यहां रख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटर देखो, प्रत्येक कोई भी फिजिकल वेरिएबल है, कोई भी फिजिकल वेरिएबल है अपने पास, फिजिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, मोमेंटम हो गया, पोजीशन हो गई, और एनर्जी हो गई, है ना, और बोलो लीनियर एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। इस प्रकार जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास है, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताए गए, ऑपरेटर्स बनाए गए। ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक स्टेट है जिसको आप वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, साई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर आप वो ऑपरेटर, आपको प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर बताया जाएगा, वो ऑपरेटर अगर तुम उस वेव फंक्शन पे लगा देते हो तो तुम्हें जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, उस स्टेट के अंदर उस फिजिकल वेरिएबल का मान होगी। इतना समझ में आया, नहीं पता, दोबारा देखो क्या बोल गया मैं, कि कोई फिजिकल वेरिएबल है जैसे मोमेंटम, इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक ऑपरेटर दिया होगा, दे दिया। अब ये ऑपरेटर जब आप लगाओगे किसी फंक्शन के ऊपर, तो आपको ये फंक्शन आपका वापस मिल जाएगा, और यहाँ कोई आइगन वैल्यू मिल जाएगी, मान लेते हैं P1 मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस स्टेट के अंदर मोमेंटम की वैल्यू है, समझे, इसलिए ऑपरेटर डिफाइन किए गए। चलो आगे, ठीक है। देखो ऑपरेटर क्या होता है, अगर तुमने एक ऑपरेटर ए जो है वो एक स्टेट फंक्शन, ठीक है, या वेव फंक्शन साई पे अप्लाई किया, तो ये तुम्हारे पास या तो ए साई आएगा, या ये जो साई है वो बदल जाएगा, है कि नहीं, दो ही काम हो सकते हैं, या तो साई का साई रह जाए इसके आगे कुछ आ जाए, ये साई बदल जाए इसके आगे कुछ आ जाए। अगर ये बदल गया तो खेल खत्म, बदल गया तो खेल खत्म, ए का जो साई है वो आइगन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब बदल गया तो, लेकिन अगर नहीं बदला, यही आ गया मतलब ए साई करने पे तुम्हारे पास ए साई आ गया, तो क्या होगा, आइगन वैल्यू जो ए है ना, ये आइगन वैल्यू कहलाएगी किसकी, तुम्हारे पास ए की। इस ए की क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी, कोरस्पोंडिंग टू आइगन फंक्शन साई, कि आइगन फंक्शन साई जो है उसकी कोरस्पोंडिंग उस स्टेट के अंदर एक चीज क्या है, ए है। मतलब अगर एनर्जी की आइगन वैल्यू मतलब मान लो यहाँ पे इवन आती, तो जो स्टेट है तुम्हारे पास उसमें एक एनर्जी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, इवन है, समझे आप, ठीक। देखो लीनियर ऑपरेटर, इसके बाद आती है बात किसकी, लीनियर ऑपरेटर की। तो लीनियर ऑपरेटर जो वो क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है तुम्हारे पास, अगर ए साई वन पे लगा रहे हो तो ए वन साई वन आ रहा है, ए साई टू पे लगा रहे हो तो ए टू साई टू आ रहा है, मतलब दूसरी दूसरी स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए आइगन वैल्यू ए वन है, दूसरे के लिए ए टू है। अब ठीक है, अब क्या होगा कि तुम्हारे पास जो लीनियर ऑपरेटर होगा उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, कौन सी, अगर तुम ए अप्लाई कर रहे हो सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू पे, तो सी वन बार ये साई वन पे अप्लाई हो जाएगा, सी वन बार और साई वन पे अप्लाई करोगे तो ए साई वन क्या था, ये था, ये मान यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार ये आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी लिखिए देख लो, ए सी साई है, ठीक है, सी कांस्टेंट है, सी बार ए साई करोगे तो ए साई आ जाएगा, ए साई मतलब छोटा वाला साई। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर एडिक्टिव ऑपरेटर, लीनियर एडिक्टिव जो ऑपरेटर है जिसको तुम ऐसा कुछ कुछ लिख सकते हो, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, इसी क्या क्या प्रॉपर्टी है देख लो, ये प्रॉपर्टी है,
लीनियर एडिटिव ऑपरेटर मतलब दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको तुम एडिशन के रूप में लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो ऑपरेटर को, ठीक है। तो वो अगर साई पे लग रहा है कि स्टेट पे लग रहा है तो ए इसके साथ लग जाएगा प्लस बी इसके साथ अलग से लग जाएगा। इस तरीके से आ सकता है। दूसरा, अगर ऑपरेटर का एडिशन है और वो साई पे लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका तुम उल्टा भी कर सकते हो, एडिशन के अंदर बी आगे आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, ये सही रह जाएगा, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं अपने क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्लस बी है, इसके ब्रैकेट लगा हुआ है और सी लगाया है, साई लगाया, इसका मतलब क्या है, साई सी पे अप्लाई, साई पे पहले सी अप्लाई होगा और इसी के साथ साई पे ए प्लस बी अप्लाई करोगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा कि चाहे तुम बी का ग्रुप बना के इसको साई पे अप्लाई कर दो, बी और सी का ग्रुप बना के अप्लाई कर दो, या ए या बी बना करके ग्रुप बना करके अप्लाई कर देना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये प्रॉपर्टी पढ़ने वाली है बस, और तुम्हें पता है ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, जोड़ बाकी वाली चीज है, सब जोड़ बाकी में भी ये प्रॉपर्टी लगती है। जोड़ में किसमें कर सकते हो तुम, एडिशन जो होता है छोटे बच्चों वाला उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव लीनियर ऑपरेटर, वो क्या था, एडिशन था, मतलब सी ऑपरेटर का मान तुम कह सकते हो ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर। यहां कौन सा आ गया, मल्टीप्लिकेटिव वाला आ गया, मतलब सी जो है इसको आप ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर लिख सकते हो। यहां मजा आएगा, कैसे मजा आएगा, क्यों कि जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होते हैं ना उसमें क्रम विनिमयता नहीं पाई जाती, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, कम्यूट, हाँ, कम्यूट प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे तुमने पहले बी अप्लाई किया, जो आ गया फिर उस पे अप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, पहले ए अप्लाई किया फिर जो आ गया उस पे बी अप्लाई किया, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल हो जाते तो इसका मतलब क्या होता, इक्वल हो जाते तो इसका मतलब होता कि ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर, पहले आप चाहे बी मापो फिर ए माप लो। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर लगा के हम क्या कर रहे हैं, आइगन वैल्यू आएगी उससे क्या होगा, आइगन वैल्यू आई से आएगी, उससे हमें उस स्टेट के अंदर उस फिजिकल वेरिएबल का ही तो पता लगेगा, है कि नहीं, उस फिजिकल वेरिएबल का ही तो पता लगेगा, ठीक है। ए ए बी साई, मतलब साई पे पहले बी लगाया फिर ए लगाया, ठीक है, ए ऑपरेटर अप्लाई किया, यहां साई पे पहले ए लगाया फिर बी लगाया, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, मतलब यहां ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट जो है वो मैटर कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो उसका मतलब होता है यहाँ ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करता। वो तुम्हारा कहां होता है, वो तुम्हारा होता है जब तुम पढ़ोगे कंप्यूटेशनल अलजेब्रा, है ना, बड़ा ब्रैकेट जो आता है, याद होगा तुमको थोड़ा थोड़ा, हम आपको फिर से याद दिला देता हूं इस प्रकार, समझ रहे हो, ठीक है। चलें थोड़े आगे, ठीक है चलते हैं। अब ये देखो, ये बराबर हो, अगर ये बराबर होते ना, हो भी सकते हैं पर मेडेंट्री नहीं है ये, बराबर होंगे ही होंगे, समझ रहे हो, किसके लिए बराबर होंगे, उसके लिए बराबर होंगे जहां ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास कुछ कुछ ऑपरेटर और है, यूनिट ऑपरेटर, एक ऑपरेटर ऐसा होता है जिसको आप किसी वेव फंक्शन में लगाओगे तो वो वेव फंक्शन आ जाएगा, साथ में उसकी जो आएगी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक आएगी, ठीक है। दूसरा जीरो, ठीक है, तो जीरो साई पे लगाओगे तो साई तो है ही, साथ में जीरो आ जाएगा, मतलब ये जीरो ही रहेगा, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, कि तुम्हारे पास जो ऑपरेटर है ना इसको मिलाकर के आप फंक्शन भी बता सकते हो, कहा समझे, देखो जिस प्रकार अपने पास एक अचर x होता है उसका आप फंक्शन बना करके क्या बना देते हो, y बना देते हो ना, तो ठीक इसी प्रकार आपका कोई भी ऑपरेटर है उसका भी फंक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है पी स्क्वायर बाय 2m, और पी क्या होता है माइनस का आयोटा एच का डेल, है कि नहीं, तो तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑपरेटर का एक फंक्शन है, अरे है कि नहीं। इसी प्रकार जो हैमिल्टनियन है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी वाला ऑपरेटर पुट कर दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑपरेटर पुट कर दिया। पी का मान तुम्हें पता है माइनस का आयोटा एच का डेल होता है, ये कहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं 2-3 पेज के बाद, ठीक है, तो वहां सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स है वो लिखे हुए, ठीक है, इसको पुट करोगे तो ये तुम्हारे पास याद हो तुम्हें तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट आ गया ये, अरे वही तो होता है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन एक तरीके से देखो तो एनर्जी ही तो होता है, यही तो था, ये चीज यही तो थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, ठीक है नहीं,
है ना, यही वाली थी। ओके, चलें इससे आगे। ओके, ये हो गया अपना। अगला ये देखो, ये आ गया, देखो 2 पेज 3 पेज की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने डिमांड की कि सर कहाँ है ऑपरेटर्स, वो आ गए तुम्हारे पास ऑपरेटर। देखो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में उसके कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार तुम्हारे पास तुम कह दो पी डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम क्या है, पी एक्स है, तो उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंटम ऑपरेटर कितना होगा, पी एक्स कैप। ये जो कैप होता है ना, ये लिखने का तरीका है किसको, ऑपरेटर को। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, किसकी बात करते हैं, अपने पोजीशन की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पोजीशन की। एक्स वाई जेड पोजीशन लिखते हो तुम 1D के अंदर, 3D के अंदर आ लिखते हो, तो इसके कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर को ऐसे लिखेंगे, और इसके कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर को कुछ इस प्रकार आर कैप लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखी है फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिकल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, यहाँ मैंने उसके कोरस्पोंडिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लिख दिए। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये सारे मैंने कार्टेशियन में लिखे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, अब देखो मोमेंटम की बात करते हैं अपने। मोमेंटम को आप कैसे लिखते हो, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी वाई जेड के कैप। ये प्रत्येक सिंगल उठा लो, एक्स डायरेक्शन में क्या होता है पी एक्स, वाई में पी वाई, और जेड डायरेक्शन में पी जेड। ओके ओके ओके, तो ये हो गए। इस ऑपरेटर का मान कितना होता है, एक्स ही होता है, इसका मान वाई, इसकी आइगन वैल्यू जेड, इसकी आइगन वैल्यू आर। मतलब ये सिंपल गुणा वाले ही हैं, समझ रहे हो ना आप, कि एक्स कैप साई करोगे तो एक्स साई आएगा। ओके, अब इनके लिए रामलीला अलग है। ये जो 3D वाला पी लिया है, ये आता है माइनस का आयोटा एच का डेल। अब ये डेल क्या है, तुमको पता ही है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है, पी एक्स की बात करोगे तो इसके कोरस्पोंडिंग जो ऑपरेटर है पी एक्स कैप, इसका मान कितना होता है माइनस का आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। पी जेड कितना होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड। पी वाई कितना होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई। कोई समस्या, समस्या नहीं है, चले आगे चलते हैं, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर ऑपरेटर बनाएंगे तो मास का तो ऑपरेटर बनने से रहा, पी का बनेगा तो पी कैप का स्क्वायर, पी खुद कितना था माइनस का आयोटा एच कट डेल, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा का स्क्वायर माइनस एक, माइनस माइनस पहले वाला जो पहले माइनस था प्लस हो गया, और एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, और डेल था तो डेल स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का कुछ नहीं होता है, जो पोटेंशियल दिया होता है वो सीधा गुणा हो जाता है बस। ठीक है, ये लो, इनकी बात कर दी मैंने, 1D 3D, और ये टाइम डिपेंडेंट है तो वो भी। ओके, और जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हैमिल्टन बनाओगे, ठीक है, वो तुमने अभी देखा है, जस्ट अभी देखा है। ये 3D के अंदर टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन का लेफ्ट साइड पार्ट है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम के देख लिए, तो इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम का भी आता है। यहाँ आप थोड़े से शायद उलझ सकते हो, शायद नहीं उलझोगे तो शायद उलझ भी जाओ, तो वो भी देख लो। एल वेक्टर जो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है, सॉरी वेक्टर जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में वेक्टर होते हैं ऑपरेटर नहीं होते। ठीक है, एल वेक्टर इज इक्वल टू है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्रॉस पी जब करोगे, आर का मान कितना है, आर का मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। पी का मान कितना है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, और एल का मान कितना है, आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो आप, ठीक है, फिर एल एक्स का मान आ जाएगा, एक एल वाई का आ जाएगा, एक एल जेड का आ जाएगा ना। ये देख लो, ये आ गया। अरे कहाँ हो, ये रहे, है कि नहीं, तो यहीं से ऑपरेटर बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। एल एक्स कैप क्या बनेगा, उधर देखो, वाई कैप पी जेड कैप, जेड कैप पी वाई कैप, जेड कैप पी एक्स कैप पी जेड कैप, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर दिया है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो देख लो, इसकी मीट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है। तो इधर देखो, ये जो y है इसका तो y पी जेड का मान क्या था, पी जेड का मान था माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल जेड, जेड का जेड, पी वाई का माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल वाई। अब देखो माइनस दोनों से बाहर आ गया, आयोटा एच का बाहर आ गया, तो ये y बचा, डेल बाय डेल जेड बचा, माइनस का जेड डी वाई बचा, ये एल एक्स आ गया। इसी तरीके से एल वाई आ जाएगा, और इसी तरीके से एल जेड आ जाएगा। याद करने का तरीका देखो, माइनस आयोटा एच का सब में बाहर आएगा, एल एक्स है तो अगला आएगा वाई जेड, एल एक्स है ना, तो इधर तो वाई और इधर डेल बाय डेल जेड, माइनस उल्टा कर दो, आगे जेड और डेल बाय डेल जेड।
इसी तरीके से y है तो zx आएगा, z है तो xy आएगा। अरे यही तो ऑर्डर चलता है लाडलों साइक्लिक के अंदर, एक्स वाई जेड में, है ना। ठीक है, अगला क्या है, एनर्जी ऑपरेटर ई। एनर्जी ऑपरेटर ई जो है वो क्या है अपने पास, ई कैप इजिकल टू प्लस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। यही होता है क्या, हाँ यही होता है। ठीक है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर आता है तुम्हारा वही आता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो ऑपरेटर थे वो एक बार थोड़े से अपने पास यहां तक अपने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद जो ऑपरेटर अपने पास आता है वो आता है एडजॉइंट पॉइंट। क्या होता है? एडजॉइंट ऑपरेटर हो सकता है कि नहीं? एडजॉइंट ऑपरेटर, इसमें देखो, देखो एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है इसके बाद, है ना। ध्यान से देखना कि ए साई स्टार, ठीक है, और ये एक वेव फंक्शन है साई, ये एक ऑपरेटर है ए, ये दूसरा वेव फंक्शन है फाई। तो ए साई इसका पूरे का स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, फाई डीवी। ये जो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है ये इक्वल है साई स्टार बी और फाई डीवी, ये इसके बराबर आ जाए। ये बराबर आना किसके चाहिए था, ये बराबर आना चाहिए था तुम्हारे पास जब भी दो ऑपरेटर ऐसे हैं, कुछ भी दो है, ठीक है, ऑपरेटर मत मानो, ये ऑपरेटर नहीं है तो इसको छोड़ो आप एक बार, कि ये वाली जो चीज है तुम्हारे पास जब वो इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली जो चीज है तुम्हारे पास जब वो इसके इक्वल हो जाएगी, तो यहां देखो एक तरीके से साई स्टार आगे आ गया, तो यहाँ ए स्टार था तो ए स्टार की जगह क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इसके जो स्टार वाली वैल्यू है ए अंदर था स्टार में और बाहर आके यहाँ क्या हो गया, बी हो गया, तो जो बी है ना वो क्या कहलाता है, ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। समझे आप मेरी बात? यहां आना क्या चाहिए था, यहां ए स्टार आना चाहिए था। ए स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, इसको जनरली कॉन्वेक्सली अपने ए डैगर भी बोलते हैं। मतलब ए डैगर अगर तुम्हारा बी आ रहा है ना, यहाँ आना क्या चाहिए था, ए डैगर, इन्होंने लिख क्या दिया, बी। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि ए डैगर बी के बराबर है तो बी जो है आपका वो ए का क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। मेरी बात समझे आप? मतलब अगर ये एडजॉइंट नहीं भी होता ना तो यहाँ ए स्टार आता, इसको इन्होंने बी बोल दिया, ये बी आ गया, एक नया ऑपरेटर आ गया। ठीक है, तो जो बी तुम्हारे पास आया है ना ये ए का क्या कहलाता है, ए का एडजॉइंट कहलाता है। बात समझे? अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो तुम्हारे पास जो बी है वो इस ए ऑपरेटर का क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। अब देख लो प्रॉपर्टीज क्या है एडजॉइंट ऑपरेटर की, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ध्यान से सुनना, ए डैगर का मान बी आया तो बी क्या है, ए का एडजॉइंट ऑपरेटर है। अगर ए डैगर का मान ए आया तो ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, मतलब ये खुद का ही तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक है ना, शिवभूमि संकारक ये नाम होगा इसका हिंदी में। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा बच रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आ रही होगी इसके अंदर अगर बायलैंग्वेज भी चल रहा हूं तो। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो, अगर ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर है, ठीक है, तुम्हारे पास दोनों एडजॉइंट ऑपरेटर है, इसका डैगर अगर आप करते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पे अलग से बीच का प्लस माइनस और इस पे अलग से। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक इधर कांस्टेंट है उस पे अगर कंप्लीट किसी ऑपरेटर को गुणा करके क्या लगाया गया है, डैगर लगाया गया है। ठीक है, सी है कांस्टेंट, इसके साथ ए कैप है मतलब ऑपरेटर है, इसके ऊपर डैगर लगाया है तो सी स्टार हो जाएगा। सी पे डैगर लगाने का फायदा नहीं है। डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज यही होगा, तो ये हो जाएगा सी स्टार। ठीक है, और ये हो जाएगा ए डैगर। इस प्रकार डैगर का डैगर क्या आएगा, ये आएगा। अरे ए डैगर के बी था, इसका फिर से डैगर कर दोगे आप, इसका फिर से अगर आप डैगर कर दोगे तो वो वापस क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगली क्या है, अगर दो के गुणा में डैगर लगा हुआ है तो ये क्रम चेंज हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा डैगर लगने के साथ और ए में आ जाएगा डैगर लगने के साथ। अगर इस प्रकार है ये, इसका डैगर आप लगा रहे हो तो क्या होगा, पहले तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब इस पे लगा गया, इस पे लगा गया, ठीक है, इस पे लगाओगे फिर ये चेंज होगा ऑर्डर, क्योंकि गुणा में होता तो ऑर्डर चेंज होता, जोड़ बाकी में ऑर्डर चेंज नहीं होता। इस पे लगाओगे फिर ऑर्डर चेंज होगा, कुछ माइनस कॉमन लोगे तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये तुम करके देख लेना, मैं भी कर सकता हूं पर मैं इसमें टाइम गंवाना नहीं चाहता ताकि लेक्चर बहुत बड़ा नहीं हो। ठीक है, करने में इसको कुछ नहीं है, तुम ये सोच रहे हो
मुझे आता नहीं है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लगाओगे तो इस पे तो अलग से आ जाएगा, इस पे अलग से आ जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, बी पहले है ना तो बी बाद में आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, तो यही तो आया, ठीक है। ये आपको याद रखने वाला सा चीज है। चलें आगे, आ जाओ। ओके, इसके बाद क्या था, ये ऑपरेटर हो गया अपने पास, एडजॉइंट ऑपरेटर हो गया। इसके बाद क्या था, हर्मिटिव ऑपरेटर। अच्छा, वो सेल्फ एडजॉइंट था ना, उसी को क्या बोलते हैं, हर्मिटिव ऑपरेटर बोलते हैं ना, कि जो तुम्हारे पास अगर इसका जो डैगर है वो खुद के इक्वल ही आ जाता है, डैगर जो है वो खुद के इक्वल ही आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हर्मिटिव ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हर्मिटिव संकारक उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ए साई तुमने लगाया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए डैगर आएगा, ठीक है, ए डैगर आएगा, वो ए डैगर ए के इक्वल आ गया, तो इसे बोलते हैं क्या, हर्मिटी संकारक। अब दो अगर हर्मिटी संकारक तुम्हारे पास है तो ये कैसे वर्क करेगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा अलग अलग। अब ये क्या है, ए के इक्वल है, ये क्या है, बी के इक्वल है, ये लो ऐसा है, तो ये तो सी स्टार हो जाएगा, ये डैगर है, ए के डैगर है, तो ये तो ए हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो कांस्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें नहीं हो तो वो सिंपल सी ए रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो सी स्टार हो जाएगा। सी स्टार मतलब आयोटा की जगह जहां भी उस कांस्टेंट के अंदर आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दो, जहां माइनस आयोटा है वहां आयोटा कर दो, ओके, ठीक है। अगला ए बी डैगर होगा, ऑर्डर चेंज होगा, है तो ये बी ही, है ना, है तो ये ए ही, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है लाडलो, ऑर्डर चेंज हुआ है। अब जो आपका बी ए है ना, अब जो आपका ये बी ए है, ठीक है, ये ए बी के इक्वल नहीं है, ये जो बी ए है ये ए बी के इक्वल नहीं है। अगर ये बी ए बी के इक्वल हो, ए बी के इक्वल मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए बी बी ए, ठीक है, दोनों बराबर होगा, तो क्या इसकी जगह तुम क्या लिख पाते, ए बी लिख पाते। अगर इसकी जगह ए बी लिख देते तो क्या हो जाता, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये भी तुम्हारा क्या हो जाता, प्रिमिटिव ऑपरेटर हो जाता, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव हुआ तो ये हर्मिटी नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है, अब ये चीज इक्वल हुई तो ये कम्यूट करेंगे, अगर ये चीज इक्वल नहीं हुई, नेगेटिव हुआ तो ये कम्यूट नहीं करेंगे। अब ये होना इससे ये होगा श्योर है, पर यहाँ ए बी आएगा ये मेडेंट्री नहीं है। यहाँ ए बी कब आएगा, यहाँ ए बी आएगा जब ये इक्वल होंगे, इनका कम्यूटेशन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो यहाँ ए बी आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूँ। चलें आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। अगला ये देखो तुम्हारे पास, अब अगर ये है, अब अगर ये है ए बी प्लस बी ए का डैगर, डैगर बंटेगा पहले इसमें, इसके पास फिर इस पे लगेगा तो उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आएगा बी ए, ओके, ये आएगा ए बी, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, अंदर वाला हर्मिटिव ऑपरेटर हो गया। हर्मिटिव ऑपरेटर चाहे कैसे करना है, कोई भी जो ऑपरेटर दिया गया है उस पर डैगर लगाओ, ठीक है, अगर वो सेम आ गया तो ये हर्मिटी है, वरना हर्मिटी नहीं है। सारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स जिनके कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर तुम्हारे पास है, चाहे वो पी हो, चाहे वो हैमिल्टन हो, चाहे वो तुम्हारे पास मोमेंटम हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, सारे के सारे क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। ये अगर आयोटा लगा दोगे आगे और इसका डैगर लगाओगे तो ये आयोटा की जगह क्या आएगा, आयोटा स्टार क्या होता है, आयोटा माइनस आयोटा कर दो तो ये माइनस आयोटा करोगे, ठीक है। इस पे दोनों पे बंटेगा, ए बी का आएगा डैगर तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, यहाँ ए पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा, सोल्व करोगे तो ये आ गया, यही लेके चले थे डैगर करके, यही आ गया, तो ये एडमिशन है। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला इफेक्ट आता और एक नेगेटिव का इफेक्ट ये ले आया आयोटा, तो ये करके एडमिशन हो गया। अब ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे पास है और जो ये डेल तुम्हारे पास है ये हर्मिटी ऑपरेटर नहीं है, बहुत बड़ी बात याद रखना, कि डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड ये कोई भी हर्मिटी ऑपरेटर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर हर्मिटी नहीं है मतलब डेल बाय डेल एक्स का अगर तुम डेल करोगे तो डेल बाय डेल एक्स नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आगे माइनस आएगा, बस इतना फर्क है। इसी प्रकार इसमें माइनस आता है, इसी प्रकार डेल बाय डेल वाई का डेल करोगे तो वो भी माइनस आता है, ठीक है। अगला रूल क्या लिखा हुआ है, ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर, जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स तुम्हारे पास हैं, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, वो सारे क्या है, हर्मिटिव ऑपरेटर है।
ये देखो ये क्या है, ये px है, समझ रहे हो, x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसका ऑपरेटर अपने पास क्या है, ये है। ओके, बस h का हटा लिया। तो यहां देखो तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि माइनस का तो माइनस पड़ा है, माइनस का तो माइनस पड़ा है, आयोटा का स्टार करोगे तो वो हो जाएगा माइनस आयोटा, है कि नहीं। डेल बाय डेल एक्स स्टार करोगे तो हो जाएगा माइनस डेल बाय डेल एक्स, तो इसका माइनस मिला के प्लस कर दिया, तो ये है वैसे के वैसे रह गया, माइनस यहाँ भूल गए आप, ठीक है, ये है वैसे के वैसे रह गए, ये देखो है वैसे के वैसे आ गया, मतलब ये क्या हुआ तुम्हारे पास, ये हर्मिटियन संकारक है तुम्हारे लिए, समझे। चले आगे चलते हैं, ज्यादा आगे आ गया, सही है ना, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो तुम्हारे पास पी डैगर इजिकल टू माइनस का आयोटा एच कट डेल का डैगर इजिकल टू, अरे ये तो मोमेंटम ही तो है, 3D के अंदर ये क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, तो माइनस का आयोटा एच कट डेल। ओके, इसका जो अपने पास और एग्जांपल वगैरह तुम देख सकते हो, ये मोमेंटम का हमने देख लिया ना, 3D के अंदर मोमेंटम था, वो ऑपरेटर ये होता है, इसका डैगर अगर तुम करते हो तो ये आएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल। अरे मतलब है वैसे का वैसे आ गया, यही तो होता है रूल, कोई ऑपरेटर जो है उसका आप डैगर करोगे तो वही सेम ऑपरेटर वापस मिल रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर, है कि नहीं, ठीक है। तो और इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं, हर्मिटियन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक्स पी एक्स का अगर तुम देखोगे तो पहली बात तो डैगर लगाओगे तो वो उल्टा होगा, वो तो उल्टा हो गया, अब ये है हर्मिटियन तो पी एक्स का डैगर पी एक्स होगा, एक्स का डैगर एक्स होगा, ठीक है। ये देखो ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर बदल गया, तो इसको हर्मिटियन नहीं कह सकते, अगर तुम इसको लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो तो ये हर्मिटियन है, वरना ये नहीं है, इसको आप वो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये आपस में कंप्यूट नहीं करते, यहां ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर करता है, ठीक है, तो ये हर्मिटियन नहीं है। इसी प्रकार ये देखोगे ये हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करता, ठीक है, तो ये दोनों पे बंटेगा, ये होगा ये आएगा, अब इसको तुम आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, y इधर ले आओ और px इधर ले आओ, अगर ये इक्वल होते हैं तो, हाँ ये इक्वल होते हैं तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर हैं, समझ गए ना, अगर y py होते ना तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर नहीं होता, अगर ये ऐसा ही रहता, मतलब ऑर्डर उल्टा है देखो, तो ये नॉन हर्मिटियन होता, लेकिन ये ऐसा होता है, समझ रहे हो ना, पी एक्स वाई इजिकल टू वाई पी एक्स होता है, तो ये अगर यहाँ उल्टा करके लिख दोगे तो सेम आ गया, तो इसको बोलते हैं हर्मिटियन हो जाएगा। इसी प्रकार तुम इसका चेक कर लेना, इसी प्रकार इसका चेक कर लेना, ये मैंने फाइनल रिजल्ट जो है वो लिख रखे हैं, तो ये इसमें माइनस आ रहा है तो ये हर्मिटियन नहीं है, ठीक है, ये सेम का सेम आ रहा है तो ये हर्मिटियन है। इस तरीके से थोड़ा सा तुम जो है इसको कर लेना, चलें आगे। अब आ जाओ यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर देखो क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है जो तुमने डैगर निकाला है उसका उसी ऑपरेटर के साथ गुणा जो है, जो डैगर है उसका उसी ऑपरेटर के साथ गुणा क्या आता है, आई आता है, ये देखो इसी को बोलते हैं क्या, यूनिटरी ऑपरेटर, ए डैगर इजिकल टू ए डैगर ए इजिकल टू आई, मतलब किसी का किसी के साथ गुणा करने पे आई आता है तो उसके साथ वाला क्या है, उसका इनवर्स ही तो है, तो ये क्या है, इस ए का इनवर्स है, ठीक है, जहां ए का इनवर्स जो है वो तुम्हारे पास ए डैगर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या, यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एक नाम आया है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, साई, स्टेट फंक्शन क्या होता है, साई किसी स्टेट को डिपेंड करने वाला वेव फंक्शन, वही तो है वेव फंक्शन अपने पास, ठीक है, तो अपने पास स्टेट फंक्शन क्या होता है, साई होता है, ओके। इसके बाद अपने पास नया टॉपिक आता है क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, देखो अपने पास आप किसी भी चीज का कितना भी प्रीसाइजली मेजरमेंट कर लो, ठीक है, किसी भी चीज का कितना भी आप प्रीसाइजली मेजरमेंट कर लो, लेकिन फिर भी उसमें जो गलतियां हैं वो रह जाती है। मान लो आप किसी स्टेट के अंदर मोमेंटम माप रहे हो, ठीक है, और पहली बार आपने मापा वो आपका कुछ आया, मान लेते हैं वो 2 यूनिट आया, अगली बार मापोगे 2.01 आएगा, उससे अगली बार मापोगे 1.99 आएगा, तो जब ऐसा कुछ हो रहा है, मेजरमेंट इतनी ले रहे हो और कुछ ऊपर नीचे रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारे उपकरण भी सारे सही है, ठीक है, बेस्ट
एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलती है? बेस्ट एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें तब मिलती है जब तुम उसी एक्सपेरिमेंट को लाखों करोड़ों बार करो और जो रिजल्ट आ रहे हैं ना उनका आप क्या ले लो, एवरेज ले लो। उनका आप क्या ले लो, एवरेज लोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगी? उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल की सही वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, मोस्ट रियलिस्टिक वैल्यू निकल के आएगी। वही काम यहाँ पे क्या करता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू करती है। मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उससे क्या मिलता है तुम्हें कि अलग अलग टाइप के, मतलब वो सेम ही सिस्टम है तुम्हारे पास, सेम ही सिस्टम है, उसकी तुम्हारे पास है ना, मान लो 1 करोड़ मेंटल कॉपीज है, ठीक है ना, सेम के सेम डिब्बे हैं वो, ठीक है, सेम के सेम साई है तुम्हारे पास, कितना है? 1 करोड़। उन सब में तुमने मोमेंटम मापा और तुमने उसकी एवरेज निकाला, तो तुम्हें जो पी का मान मिलता वो तुम्हारे पास तुम्हें कहां से मिलता है? उस फिजिकल वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मिलता है। ये क्वांटम मैकेनिकल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, कि तुम्हारे पास मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारे पास ए, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अपने पास फिजिकल, एक फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी मान लेते हैं, मान लो स्मॉल है जिस पर मोमेंटम है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो ए कैप है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उसका मान कितना आता है? आयोटा से सॉरी इनिशियल कंडीशन से लेके एफ तक, जहां आपका साई है, साई स्टार आर कोमा टी, तुम चाह रहे हो इससे लेकर के इसके बीच में मेरे को मोमेंटम मापना है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ से आती है। आई से इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई, अब साई से पहले है ना वो ऑपरेटर आता है, फिर डीवी आता है, नीचे क्या आता है? यही इंटीग्रेशन ए को हटा दो और इसकी लिमिट क्या कर दो? ऑल स्पेस। क्या समझे? ये समझे कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या आती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास आती है इनिशियल से लेकर के फाइनल तक साई स्टार, ठीक है, ये ऑपरेटर लगाना है किस पे? साई पे, डीवी नीचे साई स्टार साई, मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाना, डीवी और माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, मतलब होल का होल स्पेस। ओके, ये तुम्हारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। साई क्या है? नॉर्मलाइज है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर साई नॉर्मलाइज है और नीचे वाला आपने जो है वो 1 कर दिया, अगर नीचे वाला 1 कर दिया तो ये ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा बस, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे देखो, तो आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जो आर की आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी आएगी? आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास आती है, आर है सिंपल अपने पास, चाहे आर हो चाहे एक्स हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर हो, उसका सीधा ही गुणा होता है। तो ये आर जो था वो सीधा आके गुणा हो गया, और वो साई साई स्टार था वो क्या बन गया? ये साई साई स्टार बन गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गया, इंटू में टीवी आ गया। अरे मेरी बात समझे क्या तुम? यहाँ तुम्हारे पास एक्स आता, वो एक्स सिंपल पड़ा रहता है, उसके बेचारे को गुणा होना है, तो ये साई साई स्टार बन गया ना, बस ऐसे हुई बात, ठीक है। आर नहीं सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास आर, अगर आर है तो आर, एक्स होता तो एक्स, ये साई साई स्टार डीवी, ठीक है। मोमेंटम में सीन अलग है, यहाँ साई स्टार रहेगा, मोमेंटम का ऑपरेटर लिखो माइनस का आयोटा एच का डेल, क्यों? 3D है, अगर 1D होता तो डेल की जगह क्या होता? डेल बाय डेल एक्स, साई डीवी। इस पे पीएक्स है, मतलब 1D है, तो माइनस का आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। ये क्या हो रही है? ये इन सब की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल रही है, मतलब तुम्हारे पास इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल वेरिएबल है उसका मान निकल रहा है एक तरीके से, है ना, मोस्ट रियलिस्टिक मान निकल रहा है। इसी प्रकार एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है? माइनस माइनस का नहीं सॉरी प्लस का आयोटा एच का डेल बाय डेल टी, ठीक है। के का माइनस का एच का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर 1D में, और 3D में डेल स्क्वायर, तो ये डेल स्क्वायर रहा, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार वी तो बेचारा सीधा गुणा होता है, तो वी तो सीधा गुणा ही होता है, साई स्टार वी आर टी साई डीवी, ठीक है, इन्होंने सीधा लिख दिया। अगर गुणा वगैरह होगा तो साई को यहाँ लिख देंगे, वी को यहाँ लिख देंगे, कोई फर्क पड़ रहा होगा तो यही रहने देंगे, फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो इसको साई साई स्टार करके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में लिख देंगे, बस। चलें आगे, चलते हैं, आ जाओ। एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट थ्योरम क्या कहती है? एरनफेस्ट थ्योरम ये कहती है कि जो रिलेशन तुम्हारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में वैलिड थे, क्या वैलिड था क्लासिकल मैकेनिक्स में? ये छोड़ो और ये लो, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या वैलिड था? क्लासिकल मैकेनिक्स में पी वी वैलिड था, मतलब डी आर बाय डी टी, ये वैलिड था क्लासिकल मैकेनिक्स में, ओके। और क्या वैलिड था क्लासिकल मैकेनिक्स में? याद करो, न्यूटन्स सेकंड लॉ, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर, और ये थी माइनस का डेल वी। तो इनको फिजिकल वेरिएबल को अगर आप इनके ऑपरेटर की कोरस्पॉन्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो,
ठीक है, तो तुम्हारे ये जो नियम है ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। समझे क्या? P बराबर क्या था, m dr dt था। तो इस फिजिकल वेरिएबल को इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड हो जाएंगे। ये बात कहता है कौन, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बस इसका प्रूफ है वो तुम्हारे आएगा नहीं। स्टेटमेंट दिए आ सकते हैं, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है। सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स की तरीके से चेक कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं लिखी, सीधा लिखा है तो काम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा और एक बात और सुनो, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल है ना, एक तरीके से तुम्हें ये बात कहता है, ये प्रूफ देता है कि रुको, एरनफेस्ट थ्योरम है ना, वो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल के बारे में बताती है। कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर तुम बहुत सारी मेजरमेंट करो, क्वांटम नंबर को इन्फिनिटी की तरफ लेके चले जाओ, तो तुम्हारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ चली जाती है। अरे जब तुमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो तुम उसकी मेंटल कॉपीज कितनी ज्यादा लेते हो, ठीक है ना, उस पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो तो मेंटल कॉपीज आप बहुत सारी लेते हो, बहुत सारी मेंटल कॉपीज लेते हो। एन नंबर इज इक्वल टू इनफाइनाइट की तरफ जाते हो, सिस्टम में इनफाइनाइट कॉपीज लेते हो उसकी, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ भागने लग जाती है। याद करो, हाइड्रोजन एटम के जब तुमने एनर्जी लेवल्स बनाए थे तो ऊपर जाकर के सारे लेवल्स क्या हो गए थे, पास पास आ गए थे ना, है ना, ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल आ गए। क्लासिकली तो कहती है कि एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मतलब अगर तुम एन को लेके जा रहे हो इनफाइनाइट की तरफ तो तुम्हारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहां चली जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ चली जाएगी। यही था तुम्हारे पास कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, और एक क्वांटम नंबर इनफाइनाइट की तरफ जाना या एच का मान 0 की तरफ जाना, दोनों ही कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि एरनफेस्ट थ्योरम जो है वो कौन से प्रिंसिपल की बात करती है, तो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल की बात करती है। एच 0 कर दोगे, यहाँ एच 0 कर दो तो क्या हो गया, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब इनके मेजरमेंट में कोई एरर होगा, मतलब इनके मेजरमेंट जो है उसमें डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कर बाई 2 क्वांटम में है। अगर 0 कर दो क्लासिकल के अंदर जाने के लिए, तो एच 0 करोगे तो ये क्या हो गया 0। मतलब इनको तुम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो, इनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो तुम। ठीक है, बोथ कैन मेजर्ड प्रिसाइजली एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलते हैं। ये देखो, अब आता है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। अगर तुमने एक ऑपरेटर ए जो है वो साई पे लगाया, ठीक है, और ये ए साई आ गया, अगर ऑपरेटर दूसरा आ गया तो ये आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर ये ए आ गया, ठीक है, और ये फंक्शन पूरा दोबारा आ गया तो ए क्या होता है, आइगन वैल्यू कहलाती है। ए क्या है, आइगन वैल्यू है, और साई क्या है, आइगन फंक्शन का है। आइगन फंक्शन है किसका, इस ऑपरेटर ए का। ओके, अब देखो डीजेनेसी क्या होती है। डीजेनेसी होती है कि तुमने एक स्टेट के ऊपर तुम्हारे पास लगाया ऑपरेटर, ठीक है, तो ये आया ए साई वन। इसी प्रकार साई टू पे लगाया तो ये ए ही आ गया, आइगन वैल्यू सेम की सेम आ गई साई टू। इसी प्रकार तुमने एन तक लगाया, एन वे साई एन पे जब लगाया तुमने ऑपरेटर तो ये आया ए साई एन। ठीक है, तो ए तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी बार आ गया, एन बार आ गया। तो जो ए है जो तुम्हारे पास, ये एन डी जनरेट आइगन वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एन डी जनरेट आइगन वैल्यू। ठीक है, मतलब अपभ्रष्टता, इसको बोलते हैं क्या, अपभ्रष्टता। ठीक है, डीजेनेसी, ए क्या है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। ये कितनी फोल्ड डीजेनेसी इसके अंदर है, एन बार ये सेम आ रहा है, तो इसकी डीजेनेसी कितनी फोल्ड हो गई, एन फोल्ड डीजेनेसी हो गई। या तुम कह दो डिग्री ऑफ डीजेनेसी कितनी हो गई, एन हो गई, किसकी, आइगन वैल्यू ए की। ओके, इसके बाद अपने पास आती है क्या, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन कब लगती है, जब डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, आइगन फंक्शन हो, और उनकी आइगन वैल्यू क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब एक पे तुमने लगाया साई वन पे लगाया तो तुमको ये मिल रहा है ए वन साई वन, दूसरा तुमने इसको ए टू पे लगाया साई टू पे लगाया तो ये तुमको मिल रहा है ए टू साई टू। ठीक है, तो एक आइगन फंक्शन ये, एक आइगन फंक्शन ये, तो इन दोनों पे आपस में क्या लगेगा, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन लगेगी। अब ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन जो है वो कैसे लगती है, वो कुछ इस प्रकार लगती है। आप देखो कि साई स्टार, दो कंडीशन होती है, मैंने बोला ऑर्थोनॉर्मेलिटी, इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो होती है ऑर्थोगोनल, एक होती है नॉर्मलिटी कंडीशन या नॉर्मलाइजेशन, जो तुमने पहले देखा था। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होती है, देखो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, साई स्टार
पहले का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, पहले वेव फंक्शन का जो यहाँ वाला था psi1, ये psi2 लिया है, चाहे इसको psi2 लिख दो, दूसरा फंक्शन चाहिए तो यहाँ phi लिख दो, है ना, phi लिख दे, तो psi स्टार phi dv अगर तुम ऑल स्पेस में करोगे ना तो ये 0 आएगा। अब जब दोनों की आइगन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, और आइगन फंक्शन भी दोनों क्या है, डिफरेंट है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों क्या है, सेम है, तो साई स्टार साई जो होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये कौन सी है, नॉर्मेलिटी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है तुम्हारे पास, ये वाली कंडीशन कौन सी है, नॉर्मेलिटी कंडीशन है, ठीक है। एक साथ लिखना चाहूं तो हो जाएगा साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू डेल्टा एम एन, ये 1 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब m और n इक्वल है, मतलब दोनों फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन सेम ही है, और डिफरेंट होते ही 0 हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ऑर्थोगोनलिटी, और ये नॉर्मेलिटी, है ना, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल, कोई भी तुम्हारे पास अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी तुम्हारे पास आइगन वैल्यू आ रही होगी वो हमेशा कैसी आएगी, रियल आएगी। क्यों, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, वो कहां से आए, एक तरीके से अगर तुम याद रखो, तो ये ऑपरेटर तुम्हारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग है, और वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो रियल होती है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उनकी आइगन वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, रियल होती है। ये चीज याद रखनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट ये है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि साई एक्स वाई जेड टी, साई आर टी जो है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है जो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये साई के बारे में है, पहला पोस्टुलेट। दूसरा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो मैं समझा चुका हूं। अगर साई वन पहली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सिस्टम की, साई टू दूसरी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने पास जो अनोदर फंक्शन आएगा, ठीक है, एक अलग फंक्शन तुम डिफाइन कर सकते हो साई, जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो ये एक तीसरी स्टेट को क्या कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अगला आता है मीजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल। अगला क्या आता है, मीजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास मीजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल जो होगा, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको तुम फिजिक्स में मेजरमेंट कर सकते हो, उसके कोरस्पोंडिंग एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि P है तो P कैप एग्जिस्ट करेगा, X है तो X कैप एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार जो ए साई है वो ए साई होगा। ये क्या है, ये जो ए है ये क्या है, तुम्हारे पास उस फिजिकल वेरिएबल का मान है, ठीक है। ए साई इज इक्वल टू, अगर ऐसा ही है तो मीजर, ये क्या है, मीजर, क्या लिख दिया मैंने, ये खुद को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है ना, मेजरमेंट वाइज मेजरमेंट रिजल्ट ऑफ डायनेमिकल फिजिकल वेरिएबल ए डैश। समझो क्या है ये, बताता हूं तुम्हें, इस लाइन को छोड़ दो। ये देखो ए साई इज इक्वल टू ए साई है, मतलब एक फिजिकल तुम्हारे पास वेरिएबल था ए डैश, ठीक है। उसके कोरस्पोंडिंग जो ऑपरेटर था वो क्या था, ए था। ये तुमने किसी स्टेट पे लगाया और इसकी आइगन वैल्यू तुम्हें क्या मिली, ए मिली। तो ये ए क्या है, ए इस फिजिकल वेरिएबल का मान है, ये कहना चाह रहा है ये जो ए है ये इस फिजिकल वेरिएबल की क्या है, तुम्हारे पास वैल्यू है, ओके। अब देखो तुम्हारे पास फिर से क्या आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली बात आ गई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हो चुकी है, कर चुका हूं बात, ठीक है। ये तो मैंने सारे एक साथ लिख दिए। टाइम एवोल्यूशन ऑफ ए वेव फंक्शन, टाइम एवोल्यूशन ऑफ ए वेव फंक्शन किससे आएगा, तुमको पता ही है, आयोटा एच का डेल बाय डेल टी से आएगा, है कि नहीं, यही लिखा होगा आगे, और तो क्या लिखा होगा, ये देखो एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह सकते हो तुम इसको। ये क्या बताती है कि टाइम के साथ तुम्हारा जो साई है वो कैसे चेंज होगा, टाइम के साथ वो किस प्रकार एवोल्यूट होगा, ओके। चलें आगे, ठीक है। ये टॉपिक यही खत्म होता है। अगला टॉपिक अपने पास क्या है, कम्यूटेशन अलजेब्रा, ओके। ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट के अप्रोक्स अपना लेक्चर हो चुका है। थोड़ा सा इसको और करते हैं, 2 घंटे का तो मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, और ये मैं 2-2 घंटे के करके भी डाल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लगभग 4 घंटे तक जाएगी, और फिर 1 घंटे की तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लो, ठीक है, 1 घंटे की कर लो, 1.5 घंटे की कर लो, उसको मैं अलग से डाल दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिंगल लेक्चर डालूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स है तो उसका 4 घंटे का लेक्चर जो है वो कंबाइन करके डालूंगा ना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, है ना। एक साथ 4 घंटे का लेक्चर लोड नहीं आएगा दिमाग पे कि 2 लेक्चर है
है ना, और एक ही जगह तुम्हें सिंगल वन शॉट हो जाएगा ये, है ना। तो 2 घंटे का आज रिकॉर्ड कर देता हूँ, 2 घंटे का कल रिकॉर्ड कर दूंगा पीपीटी रेडी करके, और फिर जो है उसको कमेंट करके मैं डाल दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देखो क्या है कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा। कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा क्या है? कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा किस प्रकार डिपेंड करते हैं? दो तुम्हारे पास दो तुम्हारे पास क्या है, ऑपरेटर है, ए कैप और बी कैप। इन कम्प्यूटेशन कैसे होता है? ए बी माइनस का बी है, मतलब पहले ये फिर ये माइनस, पहले ये फिर ये, समझे? ये इंटू नहीं कह सकते, मतलब इसका मतलब ये है, देखो ए बी का, कि पहले ए फिर बी माइनस, पहले बी फिर ए, ये अप्लाई करते हैं साई पे, ठीक है, साई पे अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये पहले ए अप्लाई होगा फिर बी अप्लाई होगा, इधर साई इधर आएगा तो पहले बी अप्लाई होगा फिर ए अप्लाई होगा, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? कम्यूटेशन बोलते हैं ए और बी का, ठीक है। अगर ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, अगर इनका कम्यूटेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी आ जाए, मतलब ये अगर कम्यूट करें तो इनका कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आप कह सकते हो अगर कम्यूटेशन जीरो है तो ये कम्यूट करेंगे, ठीक है। और अगर इनका कम्यूटेशन जीरो आ गया, ये कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इनके लिए ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर, कि जो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है ना वो मैटर नहीं करती है। ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट जो है वो मैटर नहीं करती है तुम्हारे पास, है ना। अब इसमें आई केयर तो चालू नहीं हो गया, अब हुआ आई केयर चालू। ये आई केयर में है, ये बिना आई केयर में है, तो ये भी रिव्यू दे देना कौन सा बेटर है तुम्हारे लिए। इसमें मुझे लग रहा है यही बेटर है, ठीक है। और भी तुम्हें कोई इशू आ रहे हो कि सर फॉन्ट बड़ी लिखो, या फिर जो साउंड है उसमें नॉइस आ रहा है, ऐसे किसी भी प्रकार का कोई इशू आ रहा है कि सर आप बोर्ड के आगे ज्यादा आ सकते हो, तो ये सारे इशू जो है वो तुम बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ थे हम यहाँ थे, है ना। ये रहा, ये अगर जीरो आ रहा है मतलब ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर, ए बी माइनस का ये क्या है, ए बी माइनस का बी है, ये इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू बी है, ये कम्यूट करता है, ठीक है, कम्यूटेटिव है, इसका मतलब ये हो गया। रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन कितना आता है, आयोटा कट, आयोटा एच कट। एक्स पी एक्स हो या वाई पी वाई हो या जेड पी जेड हो, ये हमेशा कितना आएगा, आयोटा एच कट आएगा, क्योंकि इनमें ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर करता है, इसलिए जीरो नहीं आ सकता। एक्स और वाई है ना, इसमें एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, यहाँ ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट मैटर नहीं करता, तो क्या आएगा, जीरो। इसी प्रकार वाई जेड है, इनका जो कम्यूटेशन होगा वो भी क्या आएगा, जीरो। जेड एक्स का जीरो, एक्स पी वाई का जीरो, वाई पी एक्स का जीरो, जेड पी एक्स का जीरो, एक्स पी जेड का जीरो, जेड पी एक्स का जीरो, जेड पी वाई का जीरो। मतलब जिसको जिससे मतलब नहीं है उसका उसके साथ कम्यूटेशन जीरो आएगा। एक्स को पी एक्स से मतलब है, एक्स को पी वाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्स पी वाई का कम्यूटेशन जीरो आएगा और एक्स पी एक्स का आयोटा एच कट आ गया। और उल्टा कर रहे हो, एक्स पी एक्स का आयोटा एच कट है, अगर तुम उल्टा करते हो पी एक्स एक्स का निकालते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट। ये प्रॉपर्टी में पहले लिख चुका हूँ, मुझे याद है जितनी, ठीक है। एक्स एक्स है, इसका कम्यूटेशन भी जीरो आएगा, मतलब खुद का खुद के साथ कम्यूटेशन जो है वो जीरो आता है। क्यों आता है? अरे ये क्या बताता है कम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट बताता है, समझ रहे हो। पहले तुम ये एक्स ले लो या ये एक्स ले लो, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता, तो इसका कम्यूटेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, चलें आगे, चलो आगे। इसी प्रकार एक्स एल एक्स एल वाई, यहाँ एक ट्रिक थोड़ी सी याद रखो, देखो क्या, एल एक्स एल वाई, ये जिसके साथ होगा ना, एल जिसके साथ होगा उसके साथ पहली बात तो आएगा आयोटा एच कट, क्या आएगा, आयोटा एच कट। दूसरी बात, ये इसको इससे आगे ले जाएगा, याद रखो एक्स है वाई है तो यहाँ क्या आएगा, एल जेड। उल्टा होता वाई एक्स होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। अब समझो बात को, अगर यहाँ जेड हो और यहाँ क्या हो, वाई हो, ठीक है, तो वाई जेड है तो आयोटा एच कट आएगा तीसरा ही। अब देखो वाई के बाद एक्स आता, जबकि वाई आ गया तो उल्टा हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखो कि जो तुम्हारे पास एलएक्स है, अगर यहाँ पी वाई होता तो ये इसको आगे ले जाएगा, एक्स है वाई है तो यहाँ जेड आएगा, आयोटाइज कर पक्का आएगा। ऑर्डर सही है, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, ये ऑर्डर मेंटेन है तो प्लस में आएगा, वरना उल्ट कहीं भी चेंज हुआ तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार एल एक्स पी जेड है, एक्स के बाद जेड आता है कि नहीं आता, वाई आता है, तो ऑर्डर चेंज हुआ तो एक्स जेड तीसरा वाई आएगा, प्लस आयोटाइज यहाँ आयोटाइज कट आएगा, और ऑर्डर चेंज हुआ तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार ये और वैल्यू है, एल एक्स खुद के साथ जीरो,
खुद के साथ 0, ये एल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, अरे होता ये है आर स्क्वायर इजिकल तो नहीं होता क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, वही तो बात है यहाँ, ठीक है। तो अपने पास यही था, और क्या एल एक्स वाई, एल एक्स है वाई जेड आएगा, जेड आ गया आयोटा एच कट आएगा, ऑर्डर मेंटेन एक्स वाई जेड तो प्लस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आप देख सकते हो माइनस का आयोटा एच कट जेड, इसी प्रकार ये तुम सारे देख सकते हो, ये मैंने लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल अलजेब्रा, पहली बात ऑर्डर उल्टा करते माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ए बी का बी ए करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पहले बी के साथ बीच में, ए पहले बी के साथ बीच में प्लस का निशान, ए फिर सी के साथ, क्योंकि ये इन दोनों के साथ जाएगा अलग अलग, ये इस, अब देखो ये गुणा में है ना, तो ये बी यहीं रहेगा, सी इस साइड है ना तो इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ए सी के साथ जाएगा, बी इस साइड है तो इधर निकल जाएगा, जिस साइड है ना बी इस साइड है तो इधर निकलेगा, सी साइड है तो इधर निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये है, तो ए पहले इधर निकल जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, इधर बी इधर निकल जाएगा तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, अगर तीन तुम्हारे पास ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास तीन ऑपरेटर ए बी सी है, ठीक है, वो ऑर्डर से चल रहे हैं, ए बार बी कोमा सी का कम्युटेशन प्लस फिर इसका कम्युटेशन, बी बाहर सी ए का कम्युटेशन, अंदर वाले का कम्युटेशन फिर बाहर वाले का, सी बार ए बी का कम्युटेशन, अब देखो ऑर्डर से चल रहे हैं ए बी सी, अब बी सी ए सी ए बी, अगर इस प्रकार से चलते रहे तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 0 होता है। ये है क्या, जैकोबी आइडेंटिटी, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पूछी जाती है, ये बहुत एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अब देखो कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल किसे कहते हैं, अगर किसी का कम्यूटेशन क्या आ जाए 0 आ जाए तो इसे कहते हैं कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल, मतलब इनका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है वो मैटर नहीं करता। अब एक बात सुनो, क्या ये बात मैंने बता दी वैसे तो वहां, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल 1/2i, इधर क्या आता है इनका कम्यूटेशन, है कि नहीं, ठीक है। एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन क्या है, आयोटा एच कट, तो यहाँ रखोगे आयोटा एच कट, तो आयोटा से आयोटा का ये क्या आ गया एच कट बाई 2, यही तो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, है ना। तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कम्यूटेशन अलजेब्रा का भी एक रोल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। चले आगे, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोर हो गए ना, कौन सा करें, डार्क ग्रीन कर लेते हैं, डार्क ग्रीन टाइप कुछ, डार्क ग्रीन टाइप उसके पास है नहीं, डार्क ब्लू कर लें क्या, ग्रीन पे चलते हैं और इसको करते हैं पूरा डार्क, इतना डार्क, तो ठीक है। चलें आ जाओ, डिराक ब्रा कैट नोटेशन, डिराक ब्रा कैट नोटेशन क्या होता है कि जो साई है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कैट के रूप में, और इसका जो संयुग्मी है जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई स्टार, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आप ब्रा के रूप में, ठीक है। ये था ब्रा कैट नोटेशन, तो अब ये क्या बन जाएगा साई स्टार साई डीवी वन, जो आल स्पेस के लिए था, ठीक है, वो क्या बन जाएगा साई स्टार की जगह क्या आ जाएगा ब्रा, इसकी जगह क्या आ जाएगा कैट, तो ब्रा कैट आ जाएगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, इसमें इनबिल्ट है तो ये आल स्पेस और तुम्हारा इंटीग्रेशन है ना, ये वाला फीचर, ठीक है। आगे चले, चलो आगे, डिजिटल के फायदे बहुत हैं पर नुकसान भी बहुत है, कितने टेक्निकल एरर आते रहते हैं, कोई होश ही नहीं रहता, ठीक है। अगला क्या अपने पास ऑर्थोगोनलिटी, अब ऑर्थोगोनलिटी कैसे लिखोगे, लिखोगे ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से, ठीक है, दोनों साइड बंद हो गया ऐसे मान लो, डेल एम एन, ये वही बात है, एम एन बराबर होंगे तो 1 होगा और बराबर नहीं होंगे तो 0 हो जाएगा। अगला क्या आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मैंने बता दिया तुम्हें, डेल ए डेल बी का जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल 1/2 अपने पास कम्यूटेशन ऑफ ए बी का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उसका मॉडुलस, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर ये 0 हो, अगर ये दूसरे कंप्यूटेबल हो तो 0 आएगा, अरे है कि नहीं, एक्स और वाई का कर लो 0 आएगा, एक्स और पी वाई का कर लो 0 आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर, एक्स पी वाई एक्स पी एक्स के लिए करोगे तो ये 0 नहीं आता, ये आता है कितना आयोटा एच कट, उसको यहाँ रखोगे तो ये आएगा, यहाँ एक कमी है क्या, नीचे आयोटा लगाना भूल गया मैं, ये डेल एक्स डेल ए, तुम्हें एरर निकालनी हो ए में, ठीक है, तो वो ऐसे आती है, अब ए के ए फिजिकल वेरिएबल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर कौन सा है
ए कैप है तुम्हारे पास, तो डेल ए इक्वल टू आएगा रूट ऑफ ए कैप के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ए कैप के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, इससे निकलता है डेल ए, इसी प्रकार निकलता है डेल बी। अब ये जब लिख रहे हैं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है, निकलना पड़ जाए तो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अगला क्या है, पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर क्या है, देखो पैरिटी ऑपरेटर अपने पास, पैरिटी ऑपरेटर होता है कि आर को माइनस आर से रिप्लेस कर दो, एक्स को अगर आर में पैरिटी लगानी है तो आप आर की जगह माइनस आर ले आओ, एक्स में पैरिटी लगानी है तो एक्स की जगह माइनस एक्स ले आओ, वाई में पैरिटी लगानी है तो वाई की जगह माइनस ले आओ। ठीक इसी प्रकार अगर टाइम रिवर्सल करना हो तो आप क्या ले आओ, टी की जगह माइनस टी ले आओ। ठीक है, चलें इससे आगे, चलें इससे आगे, आगे से आगे ये है अपने पास थोड़ा ही रहा है, तो ये 2 घंटे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना क्वांटम मैकेनिक्स का पहला लेक्चर डाल देता हूँ 2 घंटे का, तुम वो देखना इतने वो अगला आ जाएगा, और इससे आगे अपने वन शॉट डालेंगे तो देख लेंगे, एक बार ये डाल देते हैं, थोड़ा रिव्यू मिल जाएगा मुझे, है ना, और तुम्हें भी थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, एक बार तो रिकॉर्ड करता हूँ मैं। अब ये अपने पास अगर तुम लगाते हो, अगर अगर अपने पास तुम पैरिटी ऑपरेटर लगाते हो किसी वेव फंक्शन के ऊपर और वो आता है वो का वो वेव फंक्शन, तो इसे बोलते हैं इवन पैरिटी, और अगर आगे आ जाता है माइनस तो इसको बोलते हैं क्या, ओड पैरिटी। ठीक है, और ये पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, आइगन वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, मतलब पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी होती है, +-1 होती है। और ये जो तुम्हारे पास ये ऑपरेटर जो है पैरिटी ऑपरेटर है, ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कि पैरिटी ऑपरेटर की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो क्या है इसके प्लस माइनस, तो उनमें ऑप्शन में तुम्हें दिया हुआ आ सकता है। अगला देखो, पी स्क्वायर अगर तुम लगाते हो साई के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, पहले पी लगेगा फिर दोबारा पी लगेगा फिर साई आएगा, पहले पी लगेगा फिर दोबारा पी लगेगा फिर साई आएगा। ठीक है, एक बार लगाओगे माइनस प्लस कुछ भी आएगा, दूसरी बार लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैसे, पहले माइनस आया दोबारा माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, मान लो पी लगाया माइनस आया दोबारा लगाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो पी स्क्वायर जो ऑपरेटर है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो +1 है, पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी है, +1 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और, कंप्यूटेशन अलजेब्रा के अंदर कुछ चीजें और है वो देख लो, कि अगर यहाँ r का फंक्शन है और यहाँ px है, मतलब यहाँ किसी फिजिकल वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ वो दूसरा फिजिकल वेरिएबल है, तो ये कंप्यूटेशन कैसे सोल्व होगा, इसका डेरिवेटिव बाहर निकाल दो इसी साइड, ये r का था ना तो यहाँ आ जाएगा r, ये आ जाएगा px। अब ये आ गया r, ये आ गया px, अब इसका r के सापेक्ष तो नहीं पता, x के सापेक्ष तो पता है, तो ये क्या हो जाएगा r px होगा ना, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इधर निकाल दो, अब यहाँ हो जाएगा x का और px का। ठीक है, a और b की पावर n का होता तो इसका डेरिवेटिव कर दो, b के रिस्पेक्ट में इधर से बाहर निकाल दो, ये आ गया n b की पावर n-1, अब ये भी हो जाए। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। चलें आगे, देखो कहाँ थे हम, ये कर लिया ना हमने, स्टेशनरी स्टेट्स। अब आ गया अपना लास्ट पॉइंट, ये सब पढ़ लिया अपन ने। स्टेशनरी स्टेट देखो क्या होती है, स्टेशनरी स्टेट अपने पास होती है ऐसी स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो क्या कहलाती है अपने पास, स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती है। जैसे कि मतलब मान लो ये अपने पास कोई क्या है, स्टेट है, वेव फंक्शन है, अगर इसको तुम, ठीक है, तो दोबारा समझो इसको एक मिनट, देखो स्टेशनरी स्टेट क्या कहलाती है, स्टेशनरी स्टेट वो स्टेट कहलाती है जहां तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उस स्टेट की वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे कि मतलब मान लो तुम्हारे पास साई आर है ना, इससे अगर तुम्हें साई आर टी जानना हो तो उसे आप कैसे लिखोगे, उसे आप लिखोगे ई टू पावर माइनस का आयोटा ई टी बाय एच कट, ठीक है, और साई आर लिखोगे। अब इसका तुम लिखोगे अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार आर टी, ओके, तो ये क्या हो जाएगा ई टू पावर प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हो ई टी वाई का एच कट, और ये हो जाएगा साई आर। ठीक है, अगर ये रियल वाला तुम्हारा बना है।
ठीक है। अब इनका गुणा करो साई साई स्टार, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ई टू पावर माइनस का आयोटा ई टी बाई एच कट, ठीक है, और साई आर, ओके। और इसमें क्या आ जाएगा, ये लो साई स्टार ले लो इसको, मतलब कौन सी भी होगी ना साई स्टार ही रहेगी, ई टू पावर आयोटा ई टी बाई एच कट साई ऑफ आर स्टार। अब ये देखो एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएंगे, है ना। आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, एक माइनस की घात एक प्लस की घात जुड़ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या बना, ये बना साई आर और साई स्टार आर, ठीक है। जब यहां थे उस टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी थी, साई स्टार साई साई स्टार ही थी, है ना, या साई स्टार साई मान लो, है ना। और वो अभी भी कितनी है, उतनी है। तो तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो चेंज हुई नहीं, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात यहां से याद आई, क्या, ये तो लेक्चर अपना इतना ही है, हो गया स्टेशनरी स्टेट तक मैंने पीपीटी तैयार की है। अब अपने पास बचते हैं क्या, पोटेंशियल्स, क्या बचते हैं, पोटेंशियल्स, वो अपने और देख लेंगे। मुझे लगता है उसमें लगभग मुझे ना 1.5 घंटा लगना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखो यहाँ एक चीज देखो आप, कहाँ गई वो, हाँ ये देखते हैं, आ जाओ। अभी ऑन क्यों नहीं हो रही, ये कैसे चलेगी यहाँ पे, अरे आ तो गई है, मेरे को ही कम चलाना आता है अभी, ठीक है। ये चीज आ गई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो यहाँ एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर दो, अगर वेव फंक्शन रियल है ना तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो आती है। क्यों आती है वो देखो, अगर साई रियल है तो साई स्टार और साई सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। साई स्टार साई सेम होगा तो ये क्या बना, साई डेल साई, और ये क्या है, साई डेल साई, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर तुम्हारे पास क्या हो, रियल वेव फंक्शन हो, तो तुम्हारे पास रियल वेव फंक्शन के केस में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो कितनी आती है, जीरो आती है। एक बात, अब अपने पास जो है स्टेट वेव फंक्शन तक अपना जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है, और आप सिलेबस भी देख सकते हैं, प्रॉपर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस जो है अपना, इसमें भी आप देख सकते हैं अपने कहाँ तक कर लिया, अपन ने है ना यहां तक कर लिया, कितना पोर्शन ऊपर वाला अपन ने पूरा कर दिया है। अगले लेक्चर में मैं इतना करवा दूंगा, उससे अगले लेक्चर में मैं इतना करवा दूंगा, ठीक है। तो उसी के साथ वो मैं देखता हूँ इसको कम्युनिकेट डालना है, कैसे डालना है, शायद मैं सिंगल भी डाल दूंगा। और टाइम रहेगा मेरा शाम का 6 बजे, मैं ट्राई करूंगा सारे लेक्चर अपने शाम को 6 बजे आए, ठीक है। इस लेक्चर में अपने यहाँ तक कर लिया, प्रत्येक टॉप तुम देख सकते हो, डिराक इक्वेशन, नोटेशन, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, सब पॉइंट टू पॉइंट चले अपने, और सब अपने पूरा किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है। बस किया थ्योरी वाइज है। क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं तो ऐप में जाना, और प्रैक्टिस बैच नाम से एक बैच है जिसमें खूब प्रैक्टिस है, वो तुम बाय कर सकते हो, तुम्हारी लास्ट टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज भी सारी की सारी लॉन्च कर रखी है मैंने, है ना, 5 फुल लेंथ वाली लॉन्च कर रखी है, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ तुम घर पे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। और 10 फुल लेंथ वाली भी अटेम्प्ट कर रखी है लॉन्च, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने लॉन्च कर रखी है। और इसके अलावा अगर किसी को चाहिए कि भाई मेरे को इनके डिटेल क्लास नोट चाहिए, तो ये क्रैश कोर्स वाले तुम्हें फ्री मिलेंगे। किसी को कैसे चाहिए कि सर मेरे को डिटेल क्लास नोट चाहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हो, असाइनमेंट भी हो, सब हो, ठीक है, तो वो क्लास नोट नाम का बैच भी अपने लॉन्च कर रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कंटेंट अपना अच्छा था तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरे को जितना सपोर्ट तुम्हारी तरफ से दिखेगा, जितना प्यार तुम्हारी तरफ से इस चैनल को दिखेगा, उतना ही ज्यादा मोटिवेट मैं रहूंगा कंटेंट डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है हमें सपोर्ट करना है, कंटेंट अच्छा लगे, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा ऐप का, वो ऐप डाउनलोड करना, और वहां से जो तुम्हें बैच अच्छा लगता है, ठीक है, जो टेस्ट बैच, मतलब अभी तो आरपीसी के 2 महीने रह गए हैं, 45 दिन रह गए हैं, तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्लास नोट बेनिफिशियल है, और प्रैक्टिस बैच बेनिफिशियल है। प्रैक्टिस बैच में कोई बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, मुश्किल से 25 से 30 लेक्चर है जिसमें प्रैक्टिस करवाई गई है खूब, तो वो आप परचेज कर सकते हो। वो हमारे लिए कह सकते हो रिवार्ड टाइप हो जाएगा, जो कंटेंट फ्री पे आ रहा है उसकी तुम्हें थोड़ी वैल्यू हो जाएगी। कोई भी जो फ्री चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी बैच टेस्ट सीरीज बाय करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। गाइडेंस मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, किसी को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप ऐप से टेस्ट सीरीज या कुछ भी बाय कर लेना, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बाय करना पड़ेगा। फिर आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो है 6350263164 इन मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं क्या करूंगा, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। शर्त यह है उसके लिए आप ऐप में किसी न किसी टेस्ट सीरीज या छोटे मोटे बैच में इनरोल होने चाहिए।
ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके इसी चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज पे। अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।